मैगी ने कार्तिक को समझाते हुए कहा, सर इस लड़की का नाम क्रिया गिल है, पंजाब से है ये। और कियारा पंजाब में क्या करेगी सर? प्लीज सर मान जाइए, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये हमारी कियारा नहीं है, ये तो कोई और लड़की है। मैगी की बातें सुनकर कार्तिक ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैगी मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत नेगेटिव बातें करने लगी हो। पहले हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी और अब तुम मुझे ही गलत साबित कर रही हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कियारा है तो है, तुम मान क्यों नहीं जाती? कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस प्रैक्टिकल बात कर रही थी। अब देखिए ना, स्क्रीन पर इस लड़की की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये हमारी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैगी इट्स एन ऑर्डर, जाओ और जाकर पता करो, मुझे ये सब कुछ जानना है, इस लड़की के बारे में सब कुछ, मतलब सब कुछ, इसका प्रेजेंट इसका पास्ट। कार्तिक की बात सुनकर और उसका सीरियस लुक देखकर मैगी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दी और वहां से चली गई। पर मैगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसका दिमाग तो कियारा की सुई पर अटका हुआ था, पर मैगी क्या करती उसे तो पता था। ऑर्डर मिला है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी सेलिब्रिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाओ और सब कुछ पता चल जाता था। पर मैगी को तो क्रिया के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानना था। मैगी ने अमन के भेजे हुए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को कार्तिक की सिक्योरिटी के लिए वहीं विला में छोड़ दिया और कुछ को अपने साथ लेकर क्रिया के एड्रेस की तरफ चली। इस दौरान एक बार भी मैगी ने क्रिया की फोटो से अपनी नजर नहीं हटाई, वो लगातार इस फोटो को जूम करके देखती रही। इधर कार्तिक का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो बार बार क्रिया की फोटो को जूम करके देख रहा था और उसकी एक एक फोटो को देख रहा था। कार्तिक के दिमाग की सुई तो इस बात पर ही अटक गई थी कि क्रिया ही उसकी कियारा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा उसे बिना बताए यहाँ क्यों रह रही है। इंटरनेट पर क्रिया के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, कार्तिक ने अभी तक वो सब कुछ पढ़ लिया था। हालांकि स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होने की वजह से क्रिया के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। मैगी ने अभी तक क्रिया के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था। क्रिया इस वक्त अपने परिवार के साथ रह रही थी, उसके एक पिता और एक सौतेली माँ और एक बहन थी। उसके अलावा उसके घर में दादा दादी भी थे। क्रिया के पापा एक डायरेक्टर थे और क्रिया पंजाब से बिलोंग करती थी। क्रिया के ज्यादा दोस्त नहीं थे, बस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी थी और इसके अलावा एक बॉयफ्रेंड भी था, ऋषभ। क्रिया को अपनी मम्मी की तरह एक बेस्ट एक्ट्रेस बनना था, इसीलिए वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। 22 साल की उम्र में ही उसने काफी कुछ सीखना और ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। हालांकि उसे अभी तक कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। मैगी को जैसे जैसे क्रिया के बारे में सब कुछ पता चल रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। उसने खुद से ही कहा, मैंने कहा था सर कि ये लड़की कियारा नहीं है, पर सर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कहाँ कियारा थी और कहाँ ये, सिर्फ कुछ फेशियल फीचर मिलने से कोई कियारा तो नहीं बन सकता ना। मैगी ने लगभग 2-3 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और कार्तिक को क्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया। जब कार्तिक को पता चला कि क्रिया का एक परिवार भी है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तो ये बात जानकर कार्तिक को काफी हैरानी हुई। कार्तिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि क्रिया और कियारा अलग अलग लड़कियां हैं। रात के वक्त अचानक सोते सोते कार्तिक अपने और कियारा के रिश्ते के बारे में सोच रहा था और कुछ मीठी यादें याद कर रहा था। तभी अचानक कार्तिक के दिमाग में कुछ आया और वो अपने बेड पर उठकर बैठ गया। कार्तिक ने तुरंत मैगी को आवाज देनी शुरू की, मैगी जल्दी से मेरे पास आओ। कार्तिक को बार बार आवाज देते देख मैगी भागते हुए आई। उसे डर लग रहा था कि कहीं कार्तिक के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैगी ने बिना देखे ही कार्तिक से डरते हुए कहा, सर आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, सपना आया फिर से? मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे सो जाऊंगा तो सपना आएगा ना, मैं तो अभी तक सोया ही नहीं। मैगी ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जहां रात के 12 बज रहे थे। ये देखकर मैगी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या बात है सर, कोई दिक्कत है क्या? आप अभी तक नहीं सोए? आपको डॉक्टर ने कहा था ना कि आप ज्यादा देर तक जाग नहीं सकते हैं। कार्तिक ने मैगी का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बैठाया और खुश होते हुए बोला, मैगी तुम भी ना हमेशा मेरी माँ की तरह मुझे डांटती रहती हो, तुम चुपचाप बैठो और मुझे जो बात करनी है वो सुनो। ये बात कहते कहते कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, मैगी 2 दिन के बाद हम लोग एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स आएंगे और साथ ही साथ अच्छे डायरेक्टर्स भी आएंगे, ताकि एक गेट टुगेदर हो सके। तुम एक काम करो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को इन्विटेशन दे दो। सब लोग आने चाहिए, सब लोग मतलब सब लोग। और हाँ, पार्टी बहुत आलीशान होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि के प्रोडक्शन हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ सर, अचानक से आपको इतनी बड़ी पार्टी क्यों करनी है? मैगी के सवाल पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैगी मैं आज तक बहुत ज्यादा छुप कर रहा हूँ, मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दी। बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं, पर अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि कार्तिक मित्तल कौन है। मैगी समझ रही थी कि कार्तिक एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। वो क्रिया को इस पार्टी में बुलाना चाहता है और साथ ही साथ लोगों तक अपनी पहुंच भी बनाना चाहता है। मैगी ने तुरंत कार्तिक के दिए हुए इंस्ट्रक्शन लिए और कार्तिक को विश्वास दिलाते हुए कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, के प्रोडक्शन हाउस की पार्टी देखने के बाद सबके मुंह पर सिर्फ कार्तिक मित्तल का नाम होगा। इतना कहकर मैगी ने कार्तिक को सोने के लिए कह दिया। कार्तिक इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसे आज काफी गहरी नींद आई थी। कितने टाइम के बाद कार्तिक ने बिना किसी टेंशन के सुकून से अपनी नींद पूरी की थी। मैगी जानती थी कि क्रिया की तरफ कार्तिक का लगाव कुछ ज्यादा ही रहता है और इसी वजह से मैगी को टेंशन हो रही थी। मैगी ने अगले दिन सुबह जब ये बात डॉक्टर स्वामी को बताई तो डॉक्टर स्वामी पहले तो हैरान हो गए, पर उन्होंने मैगी को समझाते हुए कहा, देखो मैगी, इस वक्त कार्तिक का स्टेट ऑफ माइंड जिस तरह का है, उसमें अगर कार्तिक क्रिया और कियारा को एक समझ भी रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक को अभी खुश रहने की जरूरत है, उसे ज्यादा टेंशन या उदासी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कार्तिक को इस गलतफहमी में जीने दो, जब हकीकत सामने आएगी तब कार्तिक खुद ही वक्त के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। डॉक्टर स्वामी की बात सुनकर मैगी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फोन रख दिया। और सुबह सुबह ही मैगी ने मुंबई का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल एम्बेसडर को बुक कर दिया था। मैगी ने मुंह मांगी रकम उन लोगों को दी
और पूरे होटल को बुक करवा दिया। और साथ ही साथ कार्तिक के कहने पर हर एंटरटेनमेंट साइट और सर्कल में ये बात फैला दी कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स और नामी लोग इस पार्टी में आ सकते हैं। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ साथ फेमस सेलिब्रिटीज को कार्तिक ने खुद इन्विटेशन भिजवाया था। एक मीडियम साइज कमरे में अपने बेड पर बैठकर एक लड़की खुश होकर इस वीडियो को देख रही थी, जिसमें कार्तिक के प्रोडक्शन हाउस के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रिया थी। क्रिया ये इन्विटेशन अपने फोन में देख रही थी। क्रिया को इन्विटेशन उसके बॉयफ्रेंड ऋषभ ने भेजा था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि क्रिया को इस पार्टी में जरूर आना है। क्रिया इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। फाइनली वो भी अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि पहले ऋषभ क्रिया को कहीं लेकर नहीं जाता था, पर क्रिया को बड़ी पार्टी में जाना कम ही अच्छा लगता था, वो भी तब जब वो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और ऋषभ एक प्रोडक्शन हाउस का ओनर। देखते ही देखते पार्टी वाला दिन भी आ गया। शाम के वक्त 7 स्टार होटल एम्बेसडर में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज सज धज कर पहुंच रहे थे। आज पूरे होटल को थीम के हिसाब से सजाया गया था। लग ही नहीं रहा था कि किसी प्रोडक्शन हाउस के लॉन्च होने की पार्टी है ये। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अरबपति किसी बिजनेस डील को क्रैक करने के बाद खुशी मना रहा हो। चारों तरफ एक से बढ़कर एक महंगे शैंपियन और बियर रखी हुई थी। कार्तिक सूट पहनकर पार्टी में खड़ा था और वहां आए बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात कर रहा था। कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ एक बिजनेसमैन बताया। उसने अपनी पुरानी पहचान किसी को नहीं बताई और शायद वो अपनी पुरानी पहचान के साथ आगे जाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसने नहीं बताया कि स्टार मून एंटरटेनमेंट उसकी अपनी कंपनी थी, जिसने 2 सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दी थी। ज्यादातर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कार्तिक जैसे यंग 25-26 साल के लड़के को इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलते हुए देखकर काफी हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यंग लड़का इस इंडस्ट्री में इस पोजीशन पर पहुंच गया है। आज से पहले किसी ने भी कार्तिक का नाम नहीं सुना था और एकदम से कार्तिक मित्तल एक प्रोडक्शन हाउस लेकर आ गया था। ये बात पता चलने के बाद ज्यादातर सेलिब्रिटीज कार्तिक के आगे पीछे घूम रहे थे और कार्तिक से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक भी इन सब लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहा था और इन सब लोगों के साथ हंसकर बातें कर रहा था। हालांकि उसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। कार्तिक एक बार अपनी आंखों से क्रिया को देखना चाहता था। तभी एक 25 साल की लड़की वाइन कलर की साड़ी पहनकर पार्टी हॉल में एंटर हुई। उसने एक हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी और दूसरे में सिंपल ब्रेसलेट, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर लिपस्टिक। बाल कंधे तक थे और कर्ली थे। इस वक्त क्रिया अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ पार्टी में एंटर हुई थी। क्रिया के साथ साथ उसकी बहन साक्षी भी थी। उसने भी पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। असल में कार्तिक ने इस पार्टी की थीम रखी थी। सभी लड़कियों को साड़ी में और लड़कों को 3 पीस सूट पहना था। इसी वजह से यहाँ आई हुई ज्यादातर फीमेल एक्टर डिजाइनर साड़ी पहनकर आई हुई थी और सभी ने बहुत खूबसूरती से साड़ी को पहना था, जिसकी वजह से फीमेल एक्टर काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। पर क्रिया ने बहुत सलीके से साड़ी पहनी थी और इसमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत हल्का मेकअप किया था क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी ही बहुत ज्यादा थी। कार्तिक ने जैसे ही गेट से क्रिया को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कार्तिक के पीछे खड़ी मैगी भी ध्यान से क्रिया को देख रही थी। इस वक्त क्रिया बहुत हद तक कियारा जैसी लग रही थी। हालांकि कार्तिक ने जैसे ही क्रिया को किसी लड़के के हाथ में हाथ डालकर आते हुए देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कार्तिक ने याद किया तो उसे याद आया कि मैगी ने उसे बताया था कि प्रिया का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है ऋषभ, जिसका खुद का छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है। कार्तिक ने ध्यान से ऋषभ का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही सरकास्टिक स्माइल थी। क्या कार्तिक को मिल जाएगी उसकी कियारा या फिर टूट जाएगा कार्तिक का दिल? पार्टी में क्रिया को देख कार्तिक बहुत खुश हो रहा था, पर उसके साथ आए हुए लड़के को देखकर वो बड़ा बेचैन होने लगा। कार्तिक ने ध्यान से ऋषभ का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। पता नहीं क्यों, पर कार्तिक को अचानक से ही ऋषभ से नेगेटिव वाइब्स आने लगी। क्रिया को अंदर आते हुए देखकर कार्तिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और क्रिया से मिलने उसकी तरफ जाने लगा। पर तभी अचानक से मीडिया वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कार्तिक इस वक्त परेशान हो रहा था, पर फिर भी वो मीडिया को कुछ कह नहीं सकता था। इसीलिए उसने जल्दी से अपनी बातें मीडिया तक पहुंचाई और वापस क्रिया की तरफ जाने लगा। ऋषभ, क्रिया और साक्षी तीनों ही पार्टी में आकर एंजॉय करने लगे। कार्तिक ने एक नजर चारों तरफ पार्टी में देखा, जहां क्रिया ऋषभ और साक्षी के साथ पार्टी को एंजॉय कर रही थी। कार्तिक तुरंत क्रिया से मिलने के लिए उसी तरफ चल पड़ा। तभी बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स कार्तिक के पास आए और उसे नए प्रोडक्शन हाउस के लिए बधाई देने लगे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में आते ही ऋषभ ने उंगली से किसी की तरफ इशारा किया। कुछ ही देर के बाद एक वेटर ट्रे में पानी लेकर आया। क्रिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। पर ऋषभ ने एक पानी का गिलास उठाया और क्रिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्रिया ये लो पानी पी लो, काफी थक गई होंगी ना। क्रिया का तो मन ही नहीं था, पर ऋषभ के इतने प्यार से पानी देने पर क्रिया ने चुपचाप पानी पी लिया। इधर उधर से कार्तिक और मैगी लगातार क्रिया को देख रहे थे। पता नहीं क्यों, पर कार्तिक को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे क्रिया उसकी कियारा ही है। जरूर कियारा काफी मुसीबत में, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बता नहीं रही है। कार्तिक का तो बार बार मन कर रहा था कि वो एक बार जाकर अपनी कियारा उर्फ क्रिया गिल से बात कर ले और उससे पूछे कि आखिर वो उसे पहचान क्यों नहीं रही। पर कार्तिक की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसकी कियारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। इसी उधेड़बुन की वजह से कार्तिक काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। कार्तिक पूरी कोशिश कर रहा था कि अपना ध्यान पार्टी में लगा सके। उसकी नजरें क्रिया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी कार्तिक जबरदस्ती यहाँ आए हुए बड़े प्रोड्यूसर से बात करने लगा और वहीं दूसरी तरफ अचानक से क्रिया को बेचैनी होने लगी। उसका मन खराब होने लगा। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से इस तरह फील करने की वजह से क्रिया ने ऋषभ से कहा, ऋषभ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्रिया की बात सुनते ही ऋषभ की आंखों में एक चमक सी आ गई। ऋषभ ने तुरंत क्रिया का हाथ थामा और फिक्र करने का नाटक करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? एक काम करो, ऊपर एक रूम है, उसमें जाकर फ्रेश हो जाओ। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ऋषभ की बात सुनकर क्रिया उसके साथ जाने लगी। तभी ऋषभ के फोन पर कॉल आया। फोन की स्क्रीन पर मिस्टर बंसल का नाम देखकर ऋषभ ने तुरंत फोन पिक कर लिया और क्रिया को रूम की चाबी देते हुए कहा, तुम चलो मैं आता हूँ।
क्रिया की हालत इस वक्त काफी खराब हो गई थी। वो ज्यादा सोच समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए तुरंत चाबी लेकर सेकंड फ्लोर पर बने रूम नंबर 212 में चली गई। इधर कार्तिक काफी देर से यहाँ आए हुए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टार्स से बात कर रहा था, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान क्रिया से हट गया। मैगी का पूरा ध्यान कार्तिक की सेफ्टी पर था, इसीलिए उसने कहीं और ध्यान नहीं दिया। इन सभी बड़े लोगों से बात करके जैसे ही कार्तिक फ्री हुआ तो उसे क्रिया की याद आई और उसने पीछे मुड़कर पार्टी में चारों तरफ नजर घुमाई, पर दूर दूर तक क्रिया कहीं भी दिखाई नहीं दी। कार्तिक ने हैरान होकर मैगी से पूछा, मैगी, कियारा मेरा मतलब क्रिया कहाँ है? कार्तिक की बात सुनकर मैगी का ध्यान भी क्रिया पर गया। उसने एक नजर पार्टी में दौड़ाई, जहां दूर दूर तक क्रिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैगी ने कार्तिक से कहा, सॉरी सर, मेरा ध्यान आपकी सेफ्टी पर था, इसीलिए मैंने कहीं और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैगी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी को लगा कि शायद कार्तिक की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए उसने परेशान होते हुए कार्तिक से पूछा, क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि कियारा के लिए अजीब फीलिंग हो रही है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने फिर से कार्तिक को समझाते हुए कहा, सर आप समझ क्यों नहीं रहे, क्रिया हमारी कियारा नहीं है, वो यहाँ पर अपनी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ आई है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने मैगी से कहा, उसका बॉयफ्रेंड? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम एक काम करो, ढूंढो क्रिया कहाँ पर है, मैं भी देखता हूँ। इतना कहकर कार्तिक बिना मैगी के जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। कार्तिक ने ऑर्डर दिया था, इसीलिए मैगी भी चारों तरफ क्रिया को ढूंढने लगी, पर उसे क्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आकर क्रिया भागते हुए वॉशरूम चली गई और वॉमिटिंग करने लगी। इस वक्त अचानक से उसकी हालत खराब हो रही थी, धीरे धीरे नशा उसके सिर चढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अब तक मिस्टर बंसल से बात कर चुका था और उन्हें रूम नंबर 212 में आने के लिए कह चुका था। जल्दी ही मिस्टर बंसल से बात करके ऋषभ जैसे ही रूम नंबर 212 में गया तो उसने देखा कि पूरे कमरे में कोई भी नहीं है। क्रिया को कमरे में ना देखकर ऋषभ टेंशन में आ गया। उसने तुरंत साक्षी को कॉल मिलाते हुए कहा, कहाँ हो साक्षी, जल्दी रूम नंबर 212 में आ जाओ। साक्षी भागते हुए जब रूम नंबर 212 में आई तो उसने देखा कि ऋषभ अकेला कमरे में है और क्रिया गायब है। साक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ ने गुस्से से कहा, क्रिया कहाँ है? तुमसे एक काम भी नहीं होता? मैंने कहा था ना कि क्रिया पर नजर रखना, मिस्टर बंसल आते ही होंगे, अगर वो मुझे नहीं मिली क्या जवाब देंगे उन्हें? ऋषभ को गुस्सा करते हुए देखकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए ऋषभ के गले में अपना हाथ डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ जाएगी इस हालत में, अभी तक तो ड्रग्स का असर भी शुरू हो गया होगा। साक्षी की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने साक्षी की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मैंने एडवांस में मिस्टर बंसल से 5 करोड़ रुपए लिए, बस आज का हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे और तुम्हारे पापा मेरे प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म के डायरेक्टर होंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा और क्रिया हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाएगी। ऋषभ की बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं मिस्टर बंसल को इस क्रिया में ऐसा क्या दिखाई देता है, एक रात के लिए 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए, लगता है मिस्टर बंसल कुछ ज्यादा ही भोले हैं। इतना कहकर दोनों ही हंसने लगे। तभी अचानक से ऋषभ की नजर कमरे में बने बाथरूम के गेट पर गई, जहां आंखों में आंसू लिए क्रिया इन दोनों की बातें सुन रही थी। ऋषभ को खुद पर ध्यान न देता देख साक्षी ने भी उसकी आंखों का पीछा किया तो गेट पर अपनी बहन को खड़ा देखकर वो भी 2 मिनट के लिए घबरा गई। हालांकि अगले ही पल उसने क्रिया को देखते हुए सरकास्टिक तरीके से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, पहले किसी कपल को रोमांस करते हुए नहीं देखा गया? साक्षी की बेशर्मी देखकर क्रिया और ज्यादा टूट गई। उसे लग रहा था कि शायद ये लोग अपने किए की माफी मांगेंगे, पर उसे कहाँ पता था कि ये दोनों तो अव्वल दर्जे के बेशर्म हैं, जिन्होंने अभी अभी उसे एक 60 साल के बुढ़े आदमी को बेच दिया था, वो भी 5 करोड़ रुपए के लिए। धीरे धीरे ड्रग्स का असर क्रिया के दिमाग पर हो रहा था, पर फिर भी वो ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी और रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऋषभ, क्या इसलिए 5 साल से हम लोग साथ हैं? तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी बात कहकर गुस्से और दुख में क्रिया ने ऋषभ की कॉलर पकड़ ली, पर ऋषभ को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने झटके से अपनी कॉलर छुड़ाई और एक जोरदार तमाचा क्रिया के मुंह पर मारते हुए कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी गवार लड़की से मैं प्यार करूंगा? तुम शुरू से ही मेरे टाइप की नहीं थी। अपनी बहन को देखो, कितनी स्मार्ट है, कितनी सुंदर है, इसे पता है कि सिचुएशन को कैश कैसे करते हैं। तुम अपनी बहन की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मैंने अपने 5 साल तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किए हैं और कम से कम इसका तो कोई प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए ना। मैं खुद तुमसे ब्रेकअप करके बुरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हें मिस्टर बंसल को बेच दिया। ऋषभ की बात सुनकर क्रिया पूरी तरह से टूट गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषभ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तभी साक्षी आगे आई और बोली, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि ऋषभ तुम जैसी गंवार लड़की को पसंद करेगा? आज रात तुम मिस्टर बंसल की बाहों में होगी और मैं ऋषभ के साथ, उसके बाद मैं एक बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस बनूंगी और पापा उसे डायरेक्ट करेंगे। साक्षी की बात सुनते हुए क्रिया हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना था, पर तुमने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे साक्षी। क्रिया की बात सुनकर साक्षी को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा मारकर क्रिया को बेड पर धकेल दिया। मैं खुश रहूंगी या नहीं ये बाद में देखेंगे, पर आज रात तुम्हें मिस्टर बंसल को खुश करना है। चलो ऋषभ यहाँ से चलते हैं, मिस्टर बंसल आते ही होंगे। अपनी बात कहकर ऋषभ और साक्षी वहां से चले गए और क्रिया पीछे से आवाज देती रही, नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो प्लीज साक्षी, ऋषभ तुम तो सुनो। क्रिया बोलती रही पर उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और कमरा बंद करके बाहर चले गए। इस वक्त क्रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो रोए जा रही थी। कुछ देर तक रोने के बाद उसने खुद को संभाला और कमरे में रखे लैंडलाइन फोन की तरफ गई। उसने जल्दी से रिसेप्शन पर फोन किया और बोली, हेलो रिसेप्शन,
मैं रूम नंबर 212 में बंद हो गई हूँ, प्लीज जल्दी से आकर दरवाजा खोलिए। प्रिया को किसी भी हाल में इस कमरे से बाहर जाना था। वो अपने आप को, अपनी इज्जत को बिकने नहीं दे सकती थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक वेटर आया, उसने बाहर से दरवाजे को खोल दिया। नशा पूरी तरह क्रिया के सिर पर नहीं चढ़ा था, इसीलिए वो हिम्मत करते हुए कमरे से बाहर चली गई। क्रिया को इस बात का डर भी लग रहा था कि कहीं मिस्टर बंसल या ऋषभ और साक्षी उसे देख ना ले, इसीलिए वो हिम्मत करते हुए और छुपते हुए उस कॉरिडोर से बाहर जाने लगी। इस वक्त पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। ड्रग्स की वजह से धीरे धीरे क्रिया के कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो किसी से टकराई। टकराने की वजह से क्रिया गिरने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि 2 हाथों ने उसे थाम लिया है। साफ साफ तो नहीं, पर धुंधला हुआ सा चेहरा उसे दिखाई दिया। क्रिया ने धीरे धीरे उस लड़के को देखा और बोली, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मिस्टर बंसल के पास नहीं जाना, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और इतना कहकर क्रिया उस लड़के की बाहों में बेहोश हो गई। और वहीं ऋषभ और साक्षी वापस नॉर्मल होते हुए पार्टी में आ गए और सब लोगों से घुलने मिलने लगे। उन दोनों के चेहरे पर किसी जंग को जीत लेने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैगी अभी भी इधर उधर क्रिया को ढूंढ रही थी और उसे क्रिया कहीं नहीं दिखाई दी। आखिर किसकी बाहों में बेहोश हुई थी क्रिया? क्या वो बचा पाएगी खुद को मिस्टर बंसल? क्रिया अपनी बात कहकर बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिसकी बाहों में वो बेहोश हुई थी वो आदमी कार्तिक ही था। उसने आसपास मदद के लिए देखा और जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे के रूम नंबर 214 में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया और एक टक निहारने लगा। कार्तिक पूरे 3 महीने के बाद कियारा को इतने नजदीक से दिख रहा था और उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कियारा उसके सामने थी या उसके इतने पास थी। दरअसल कार्तिक पिछले आधे घंटे से क्रिया को ढूंढ रहा था और अनजाने में क्रिया से टकरा गया था। क्रिया की ऐसी हालत देखकर कार्तिक समझ गया था कि किसी ने इसे ड्रग्स दिया है और इसीलिए वो संभल कर उसे कमरे में ले आया। क्रिया बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, मुझे मिस्टर बंसल के पास नहीं जाना, मुझे फोर्स मत करो। कार्तिक ने जैसे ही क्रिया के मुंह से सुना कि वो मिस्टर बंसल के पास नहीं जाना चाहती है तो कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे धीरे धीरे सिचुएशन समझ में आ रही थी कि किसी ने क्रिया को ड्रग्स देकर उसे किसी आदमी के पास उसे खुश करने के लिए भेजा है और क्रिया खुद को बचाकर वहां से भागी है। कार्तिक जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करके वापस आया और क्रिया को होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, कियारा, कियारा प्लीज होश में आओ, देखो मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ, कियारा तुम मुझे पहचान रही हो? कार्तिक बोले जा रहा था पर क्रिया ड्रग्स की वजह से बेहोश थी। उसने अब बोलना भी बंद कर दिया था। कियारा कुछ बोल नहीं रही थी। कार्तिक ने बहुत प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पिछले 3 महीनों में मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। मुझे पता है तुम मेरी कियारा हो, पर यह क्रिया बनने का नाटक तुम और ज्यादा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। अचानक कार्तिक ने नोटिस किया कि ड्रग्स की वजह से क्रिया कांप रही थी। शायद उसे ज्यादा ठंड लग रही थी। बाहर बारिश होने लगी थी, इस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। ठंड की वजह से क्रिया के होंठ कांप रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा था। क्रिया को इस तरह ठंड में ठिठुरता देखकर कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक की नजर क्रिया के कमर पर गई जहां चोट लगने की वजह से खून जम गया था। ये चोट तब की है जब साक्षी ने उसे थप्पड़ मारा था और क्रिया पीछे की तरफ गिर गई थी। कार्तिक ने ध्यान से देखा, क्रिया के गाल पर थप्पड़ के निशान थे और माथे पर हल्की चोट। ये देखकर कार्तिक के दिल में दर्द होने लगा। दूसरी तरफ ऋषभ और साक्षी मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनका प्लान काम कर गया और अभी तक तो मिस्टर बंसल क्रिया को अपना बना चुके होंगे। ये लोग खुश थे कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और पैसे इनके अकाउंट में आ चुके हैं। पर तभी अचानक बंसल का कॉल ऋषभ को आया। कॉल देखकर ऋषभ ने हैरान होते हुए साक्षी से कहा, बंसल इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है? उसे तो क्रिया के साथ होना चाहिए था ना। साक्षी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने इशारे से ऋषभ को फोन उठाने के लिए कहा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक 60 साल के बुढ़े आदमी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ, मेरी और तुम्हारी डील हुई थी। आज क्रिया गिल को मेरे बेड पर होना चाहिए था, जिसके लिए मैंने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए थे। कहाँ है वो? मुझे आज के आज क्रिया अपने बेड पर चाहिए, वरना अपने रुपए तो मैं वापस लूंगा ही, साथ ही तुम्हें इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। बंसल की बात सुनकर ऋषभ बहुत गुस्से में आ गया था, पर साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था क्योंकि बंसल इंडस्ट्री का एक बड़ा आदमी था। ऋषभ ने झूठी मुस्कान देते हुए बंसल से कहा, नहीं नहीं मिस्टर बंसल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अभी अभी क्रिया को रूम नंबर 212 में छोड़कर आया हूँ। इतनी देर में वो जाएगी कहाँ? मैं उसे ढूंढकर लेकर आता हूँ। ऋषभ की बात सुनकर बंसल ने गुस्से में फोन रख दिया। कार्तिक क्रिया के माथे पर दवाई लगा रहा था। अब कमर के जख्म पर दवाई लगाने के लिए कार्तिक को क्रिया की साड़ी निकालनी पड़ रही थी। एक बार के लिए कार्तिक के हाथ रुक गए क्योंकि वो बिना क्रिया की मर्जी के उसे छूना नहीं चाहता था, पर क्रिया की चोट कार्तिक से देखी भी नहीं जा रही थी। इसीलिए कार्तिक ने लाइट बंद की और क्रिया की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया और धीरे धीरे उसकी कमर पर चोट की जगह दवाई लगाने लगा। दवाई लगाकर जैसे ही कार्तिक खड़ा होने लगा तो ड्रग्स की हालत में क्रिया ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कार्तिक के होठ अचानक से क्रिया के होठों से जा मिले। कार्तिक अलग होना चाहता था, पर 3 महीने से कियारा की जुदाई ने उसे आज आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था और कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया और दोनों ही इस रात में एक दूसरे के हो गए। ऋषभ ने बड़े गुस्से में साक्षी से कहा, क्रिया इतनी देर में चली कहाँ गई? बंसल कह रहा है कि वो रूम नंबर 212 में नहीं है, तो इतनी जल्दी वो जा कहाँ सकती है? ऋषभ को गुस्सा देख साक्षी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे क्या पता, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे बता कर गई है, मैं भी तुम्हारे साथ ही नीचे आएगी ना। अब साक्षी को गुस्सा करते देख ऋषभ ने खुद को शांत करते हुए कहा, देखो साक्षी, समझने की कोशिश करो, अगर क्रिया नहीं मिली तो बंसल हमें छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ साथ तुम भी जाओगी और तुम्हारे पापा भी जाएंगे, बेहतर है कि हम चलकर उसे ढूंढ लें। इतना कहकर दोनों क्रिया को ढूंढने के लिए निकल गए। साक्षी और ऋषभ इस वक्त पूरे होटल में क्रिया को ढूंढ रहे थे, पर क्रिया उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
साक्षी ने गुस्से से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, सब कुछ सेटल हो गया था, पर इस क्रिया की बच्ची ने सब कुछ बिगाड़ दिया। एक बार मिल जाए तो सबसे पहले उससे अपना हिसाब बराबर करूंगी। साक्षी की बात सुनकर ऋषभ ने परेशान होते हुए कहा, वो सब तुम बाद में करना, पहले ये सोचो कि वो गई कहाँ होगी। ड्रग्स का असर अभी तक शुरू हो गया होगा और ऐसे में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। अगली सुबह जब क्रिया की नींद खुली तो उसका सिर भारी था और चोट के निशान भी थे। उसे दर्द हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी साड़ी जमीन पर पड़ी है और उसके बगल में एक आदमी के कपड़े और वॉलेट रखे हुए हैं। वो हैरान हो गई। उसने कमरे में नजर घुमाई तो नोटिस किया कि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। उसने अपने आप को कपड़ों से ढका और सिर पकड़ के बैठ गई। क्रिया को रोना आ रहा था। क्रिया को लग रहा था कि ये तो वही मिस्टर बंसल है जिसे उसके घर वालों ने क्रिया को बेचा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन साक्षी और बॉयफ्रेंड ऋषभ ने मिलकर उसे किसी अनजान आदमी को बेच दिया। यही सब सोचकर क्रिया रोने लगी। एक रात में क्रिया की पूरी जिंदगी बदल गई थी। उनका रिश्तों पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया था। क्रिया ने जल्दी से खुद को संभाला और उसने अपनी साड़ी पहनी और पास में रखे वॉलेट से पैसे लेकर वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ और साक्षी अभी भी क्रिया को ढूंढ रहे थे, पर क्रिया उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। परेशान होकर ऋषभ ने क्रिया के पापा को कॉल करते हुए कहा, अगर आपकी बेटी नहीं मिली तो हम लोग सब सड़क पर आ जाएंगे। पता नहीं पूरी रात किसके साथ थे। अगर वो घर आए तो उसे साफ साफ कह देना मिस्टर बंसल के पास तो उसे जाना ही होगा, वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। अभी तक कार्तिक भी बाथरूम से बाहर आ गया था। जैसे ही उसने बेड की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। कार्तिक ने एक नजर पूरे कमरे में घुमाई पर क्रिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर कार्तिक फिर से परेशान हो गया था। इतनी मुश्किल से तो कियारा उसे वापस मिली थी और आज फिर से अब वो कार्तिक को छोड़कर चली गई। परेशान होते हुए कार्तिक क्रिया को देखने बाहर कॉरिडोर में भी गया, पर वहां कोई नहीं था। कार्तिक को समझते देर नहीं लगी कि क्रिया जा चुकी है। उसने तुरंत मैगी को फोन किया और ऑर्डर देते हुए कहा, मैगी जल्द से जल्द पता करो कि क्रिया कहाँ है। मुझे हर हाल में क्रिया अपने पास चाहिए। क्रिया जैसे ही अपने घर में एंटर करती है तो हॉल में अपने पापा, सौतेली माँ, बहन और ऋषभ को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है। क्रिया धीरे धीरे अंदर आती है और अपने पापा को देखकर कुछ बोलने वाली होती है कि तभी उसके पापा एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हैं और गुस्से से बोलते हैं, कहाँ थी तुम कल पूरी रात, जवाब दो मुझे। अपने पापा का गुस्सा देखकर क्रिया हिम्मत करके कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी देवांश गिल आगे गुस्से से कहते हैं, ऋषभ और साक्षी तुम्हें मिस्टर बंसल के कमरे में छोड़कर आए थे ना, तो तुम वहां से बाहर क्यों गई। जैसे ही क्रिया अपने पापा की बात सुनती है तो उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने सगे पापा उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। देवांश यही नहीं रुका, उसने आगे गुस्से से क्रिया से कहा, मिस्टर बंसल बहुत ज्यादा गुस्से में। कल रात को तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज रात तुम मिस्टर बंसल के घर जाओगी और उन्हें खुश करोगी। क्रिया ने जैसे ही अपने पापा की बात सुनी तो उसकी आंखों के रुके हुए आंसू लगातार बहने शुरू हो गए। क्या दुनिया में ऐसे बाप भी होते हैं जो अपनी सगी औलाद को अपने फायदे के लिए किसी 60 साल के बूढ़े आदमी को बेच देते हैं? शायद होते ही होंगे। तभी क्रिया को बेचने से पहले देवांश ने एक बार भी नहीं सोचा। देवांश के बाद ऋषभ और साक्षी ने भी गुस्से से कहा, कल रात हम इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, बताओ कहाँ थी, किसके साथ थी? पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। ऋषभ और साक्षी की बात सुनकर क्रिया ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों अभी भी उससे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। आखिर इन लोगों के पास ये हिम्मत कहां से आ रही है, खुद गलत करके उसे धोखा देकर उससे ये पूछने के लिए कि वो कल रात किसके साथ थी। इन सब लोगों की बातें सुनकर क्रिया पूरी तरह से टूट गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने सगे परिवार वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर वो घर वापस नहीं आती तो कहां जाती? उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी और ना ही अभी तक उसका करियर सेटल हुआ था। क्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग फटे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज रात तुम मिस्टर बंसल के घर जाओगी और उन्हें खुश करोगी। क्रिया बदहवास सी भागते हुए अपने कमरे में चली गई और रोते हुए अपनी माँ की फोटो हाथ में लेकर कहा, माँ अगर आप जिंदा होते तो कोई भी आपकी बेटी के साथ कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। आप कहाँ चले गए? माँ प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए। इतना कहकर क्रिया जोर जोर से रोने लगी। क्या क्रिया मजबूर होकर सौंप देगी खुद को मिस्टर बंसल को या फिर उठाएगी कोई सख्त कदम? क्या 1 घंटे तक क्रिया अपने कमरे में बेड पर इसी तरह बैठकर रोती रही। इस पूरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो क्रिया के बारे में सोचे और ना ही क्रिया को अब किसी से कोई उम्मीद थी। उसने बेड पर बैठे बैठे खुद के आंसू पहुंचे और फोन उठाकर किसी को फोन लगाने लगी। बार बार घंटी जा रही थी पर दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठा रहा था। क्रिया हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तब तक फोन करती रही जब तक दूसरी तरफ से फोन पिक नहीं हो गया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन पिक हुआ तो एक लड़की की आवाज आई, क्या हुआ क्रिया, तू इतनी बार फोन क्यों कर रही है? मैं वॉशरूम में थी यार, इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी थी, क्रिया की बेस्ट फ्रेंड और उसके बचपन की दोस्त, जिसने हमेशा हर मुश्किल में क्रिया का साथ दिया था बिना उससे कोई सवाल जवाब किए। सोनाक्षी की आवाज सुनकर क्रिया ने रोते हुए कहा, सोनाक्षी प्लीज हेल्प मी, ये लोग मुझे पैसों के लिए बेच देंगे, मैं खुद को इस तरह नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। इतना कहकर क्रिया रोने लगी और वहीं दूसरी तरफ से सोनाक्षी ने क्रिया की बात सुनी तो उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के भाव बदल गए। उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, क्या बात है क्रिया, पूरी बात बता, क्या हुआ है? सोनाक्षी का सवाल सुनकर क्रिया ने कल रात से जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें सोनाक्षी को बता दी। सोनाक्षी जैसे जैसे क्रिया की बात सुन रही थी वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। सोनाक्षी ने गुस्से से कहा, सच में बुरा मत मानना यार, पर तेरे परिवार वाले किसी जानवर से कम नहीं है। क्रिया इन लोगों के लिए तो पैसा ही सब कुछ। तेरे पापा जो कह रहे हैं तू वैसा कुछ नहीं करेगी। एक काम कर, दिल्ली आजा, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर भेजने की कोशिश करूंगी। सोनाक्षी की बात सुनकर क्रिया ने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोनाक्षी को खुद की मदद करते हुए देख क्रिया रोने लगी।
क्योंकि जहां उसके अपने परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था, वहां उसकी दोस्त अभी भी बिना किसी सवाल के उसकी मदद करने को तैयार थी। रात का वक्त हो गया था। जहां एक तरफ क्रिया के पापा देवांश गिल उसे मिस्टर बंसल के पास भेजने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिया घर से भागने की तैयारी में बिजी थी। क्रिया कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती अगर सोनाक्षी उसका साथ नहीं देती। बिना एक बार भी अपने परिवार वालों के बारे में सोचे क्रिया ने अपनी माँ के छोड़े हुए गहने उठाए, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए और खिड़की से कूदकर एयरपोर्ट की तरफ चली गई। क्रिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो कुछ देर के बाद साक्षी क्रिया के कमरे में आई और बिना देखे ही बोली, अगर रोना धोना हो गया तो तैयार हो जाओ, मिस्टर बंसल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साक्षी ने जब देखा कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और पूरे कमरे को ध्यान से देखा, पर क्रिया तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। साक्षी को समझते देर नहीं लगी कि क्रिया कहीं भाग गई। उसने जल्दी जल्दी क्रिया की अलमारी खोलकर बाकी सामान देखा, पर यहां भी कुछ नहीं था। साक्षी ने तुरंत अपने पापा को आवाज दी और देवांश गिल से कहा, पापा क्रिया भाग गई। वहीं इन सबसे बेखबर कार्तिक और मैगी अभी भी क्रिया को ढूंढ रहे थे। कार्तिक ने मैगी से कहा, हमारे पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करो मैगी, और जल्द से जल्द पता करो कि क्रिया कहाँ गई, और हाँ, उसके घर के कैमरास हैक करवाओ। कुछ ही देर में कार्तिक सीसीटीवी कैमरा पर क्रिया को देख रहा था। वो रिक्शे में बैठकर जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। क्रिया को जाते हुए देखकर कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर उसकी कियारा उसे छोड़कर जा रही है। कियारा को एक बार फिर से खुद से दूर जाते हुए देख कार्तिक का दिल बैठा जा रहा था। कार्तिक ने तुरंत मैगी को फोन करके कहा, मैगी क्रिया अभी अपने घर से छुपकर ऑटो में कहीं जा रही है, उसे फॉलो करो। कार्तिक को जब तक ये बात पता चली कि वो किस तरफ जा रही है तब तक क्रिया एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। सोनाक्षी ने क्रिया के लिए दिल्ली की फ्लाइट बुक कर दी थी। क्रिया इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई थी। इस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ भी सोचे। उसे तो बस दिल्ली की फ्लाइट पकड़कर मुंबई से बहुत दूर चले जाना था। उधर जैसे ही कार्तिक को पता चला कि क्रिया एयरपोर्ट गई है, वहां से कहीं बाहर जाने वाली है, तो कार्तिक का दिल घबराने लगा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी ली और ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। कार्तिक इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि इस वक्त गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिया की फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया था और तुरंत वो वहां से एयरपोर्ट के अंदर चली गई। फ्लाइट के अनाउंस होते ही क्रिया ने चेक इन किया और फ्लाइट में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कार्तिक के दिमाग में इस वक्त सिर्फ क्रिया का चेहरा चल रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतनी तेज गाड़ी चलाने से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो किसी भी तरह कियारा से मिलने, उसे रोकने एयरपोर्ट पहुंचना चाहता था। क्रिया फ्लाइट में बैठी थी कि तभी उसने देखा कि सोनाक्षी उसके बगल वाली सीट पर बैठी है। सोनाक्षी बोली, सरप्राइज, मैं तुम्हें कंपनी देने आ गई, हम मुंबई टू दिल्ली साथ ट्रैवल करेंगे। सोनाक्षी को अपनी आंखों के सामने देखकर क्रिया की आंखों में रुके हुए आंसू लगातार बहने लगे और उसने रोते हुए सोनाक्षी को गले लगा लिया। सोनाक्षी भी इस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड का दर्द समझ सकती थी, इसीलिए वो लगातार क्रिया की पीठ सहला रही थी ताकि वो शांत हो जाए। लगभग 5 मिनट तक सोनाक्षी और क्रिया ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। भले ही कहने को तो ये दोनों दोस्त थी, पर सोनाक्षी के लिए तो क्रिया उसकी बहन की तरह थी। सोनाक्षी अच्छे घर से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसने अपने पापा और बाकी दोस्तों की मदद से क्रिया के लंदन जाने के सारे इंतजाम कर दिए थे ताकि वो वहां सुकून की जिंदगी जिए। सोनाक्षी ने कहा, सुन, सारा प्लान रेडी है। क्रिया ने पूछा, लेकिन? सोनाक्षी ने क्रिया की बात काटते हुए कहा, देख, लंदन में मेरी कजन रहती है, मैं तुझे उसके पास भेज दूंगी, तू वहां चैन से रहना, अपनी सेल्फिश फैमिली से दूर, तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी की बात सुनकर क्रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे अपने पापा ने, मेरी फैमिली ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद रिश्तों पर से तो मेरा विश्वास पूरी तरह उठ गया, पर दोस्ती में तूने जो किया है उसके बाद इतना विश्वास हो गया है कि दुनिया का ये रिश्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्रिया की बातें सुनकर सोनाक्षी ने उसे गले लगा लिया। वहीं मैगी को जब पता चला कि कार्तिक खुद से ड्राइविंग करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो वो परेशान होते हुए अपनी पर्सनल गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। कार्तिक इतनी तेज ड्राइविंग कर रहा था कि बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने आकर उसकी गाड़ी अचानक से एक इलेक्ट्रिक पोल से टकराई और वही गाड़ी 2 बार पलटकर उल्टी जमीन पर गिर गई। मैगी भी इस वक्त पीछे पीछे ही आ रही थी। उसने सामने कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देखा तो वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए कार्तिक के पास गई। उसने जल्दी से अपने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से कार्तिक को गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। मैगी कार्तिक की हालत देखकर रो पड़ी। कार्तिक खून से लथपथ आधी बेहोशी में टूटे हुए शब्दों में बड़बड़ा रहा था, मैगी प्लीज, कियारा को रोको, कियारा, कियारा। 5 साल के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत मैच्योर लड़की कानों में ईयरफोन लगाए एक 4 साल के बच्चे के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। इस वक्त उस लड़की की आंखों पर गॉगल्स थे और उसने इस वक्त एक मूंगिया कलर का जंप सूट पहन रखा था और अपने हाथ से अपना सूटकेस लेकर आ रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रिया गिल थी। क्रिया के साथ जो बच्ची आई थी उसने भी बिल्कुल क्रिया की तरह व्हाइट कलर का जंप सूट पहना था और आंखों पर छोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। उस बच्ची के हाथों में एक आईपैड था और वो भी अपना छोटा सा सूटकेस लेकर बाहर आ रही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की डिटो कॉपी लग रही थी। दोनों इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक क्रिया किसी से टकराई और उसके हाथ में जो हैंडबैग था उसमें से सारा सामान बाहर गिर गया। क्रिया तुरंत नीचे झुकी और सामान को बैग में डालने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुहू अपना क्यूट सा फेस बनाकर चारों तरफ देख रही थी। तभी कुहू की नजर एयरपोर्ट के एक तरफ गई जहां बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक लड़का आगे बढ़ रहा था। उस लड़के को देखकर कुहू के मुंह से अचानक से निकल गया, वाह, ये अंकल कितने हैंडसम है। सामने से आ रहा लड़का व्हील चेयर पर था और उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। अगर कोई एक नजर उस लड़के को देख ले तो बस देखता रह जाए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कार्तिक मित्तल था। जी हाँ, 5 साल पहले क्रिया को ढूंढते वक्त कार्तिक का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कार्तिक पैरालाइज्ड हो गया था और उसकी लोअर बॉडी काम नहीं कर रही थी, पर फिर भी कार्तिक ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम संभाला हुआ था। पिछले 5 सालों में कार्तिक का बिहेवियर भी थोड़ा बदल गया था। वो अक्सर शांत रहता था और बहुत ही सोच समझकर सामने वाले से बातें करता था। कुहू को कार्तिक काफी पसंद आया था। वो ना सिर्फ कार्तिक को देखकर खुश हो रही थी बल्कि बार बार प्यार से मुस्कुरा भी रही थी।
जब कुहू मुस्कुरा रही थी तब उसके गालों पर प्यारे से डिंपल पड़ रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठे कार्तिक की नजर जब कुहू पर गई तो उसकी क्यूटनेस देखकर कार्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। कार्तिक से भी नहीं रहा गया, उसने हाथ हिलाकर कुहू को प्यार से हाय बोला और आगे बढ़ गया। अभी तक क्रिया ने अपना सारा सामान बैग में डाल लिया था और खड़े होते हुए कुहू को देखने लगी। हालांकि कुहू अभी भी पीछे से कार्तिक को जाते हुए देख रही थी और जब क्रिया ने ये देखा तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, कुहू क्या हुआ, पीछे क्यों देख रही हो? क्रिया की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए और एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी मैंने अभी अभी हैंडसम और अच्छे अंकल देखे, उनके गालों पर भी मेरी तरह क्यूट डिंपल थे और जाते हुए उन्होंने मुझे हाई भी किया। कुहू की बात सुनकर क्रिया ने भी उस डायरेक्शन में देखा जहां अभी कुहू देख रही थी, पर क्रिया को तो दूर दूर तक भीड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्रिया ने कुहू को समझाते हुए कहा, कुहू बेटा ऐसे किसी को देखकर स्माइल नहीं करनी चाहिए, हमें स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए। हर वक्त आप इतनी क्यूट बन के नहीं रह सकते हो। अगर उन्होंने स्माइल की तो आपने उन्हें वापस स्माइल तो नहीं दी ना? प्रिया को डांटते हुए देखकर कुहू ने अपने छोटे छोटे हाथों को अपने गालों पर रखा और फिर से क्यूट तरीके से बोली, मम्मा देखो मेरे फेस को, क्या मैं आपको कहीं से भी क्यूट लग रही हूँ? मैंने कितना सीरियस फेस बनाया हुआ है। ये बात बोलते हुए भी कुहू बड़ी प्यारी लग रही थी। कुहू की बातें सुनकर क्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्यार से कुहू के सिर पर हाथ रख दिया। दोनों एयरपोर्ट के बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में कार्तिक मिस्टर कपूर के साथ अपनी जरूरी मीटिंग डिस्कस करने के लिए आया था, पर आज मिस्टर कपूर का ध्यान मीटिंग पर ना होकर अपने फोन पर था, जिसे देखकर वो बार बार हंस रहे थे। मिस्टर कपूर को इस तरह फोन में बिजी होकर हंसते हुए देखकर कार्तिक ने उनसे पूछा, क्या हुआ मिस्टर कपूर, आप किस बात पर इतना ज्यादा हंस रहे हैं? कार्तिक का सवाल सुनकर मिस्टर कपूर ने उनकी तरफ देखे बिना हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, एक छोटी सी बच्ची की इंस्टा रील देख रहा हूँ, बहुत प्यारी बच्ची। मिस्टर कपूर की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस्टर कपूर इतनी बड़ी मीटिंग पर ध्यान देने के बजाय किसी छोटी बच्ची का इंस्टा रील देख रहे हैं। ना चाहते हुए भी कार्तिक के मुंह से निकल गया, व्हाट नॉनसेंस, एक रील ही तो है। क्या कार्तिक और क्रिया मिलेंगे दोबारा? किस्मत कहां लेकर जाएगी इन दोनों की प्रेम कहानी को? आगे की कहानी जान सकते। सच ही तो कह रहे थे मिस्टर कपूर, कार्तिक कभी भी सोशल मीडिया पर आजकल के लोगों की तरह रील्स नहीं देखता था, वो तो बस हर वक्त अपने काम में डूबा रहता था। कार्तिक को लगता था कि आजकल हर कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और कुछ भी स्टूपिड चीजें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कार्तिक की आंखों में इस वक्त इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी और ये बात मिस्टर कपूर ने जल्दी ही नोटिस कर ली थी। उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने कार्तिक को कुछ ज्यादा ही तीखे शब्द कह दिए थे, इसीलिए उन्होंने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, असल में क्या है ना मिस्टर कार्तिक मित्तल, मुझे भी ये सब देखने की आदत नहीं है, वो तो मेरा बेटा ये रील्स बहुत ज्यादा देखता है, इसीलिए मुझे भी आदत हो गई। मिस्टर कपूर की बात सुनकर कार्तिक को भी जल्दी ही एहसास हो गया कि उसे इस तरह मिस्टर कपूर को नॉनसेंस नहीं कहना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसीलिए उसने तुरंत नॉर्मल होते हुए कहा, एक्चुअली मुझे भी ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। एनीवेज, फिर उसने लंबी सांस ली। कार्तिक को नॉर्मल होते हुए देखकर मिस्टर कपूर ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, असल में ये इंस्टा रील एक 4 साल की बच्ची की है, इसकी क्यूटनेस और मुस्कान आपका दिल जीत लेगी एंड आई मस्ट से शी हैज अ किलर स्माइल टू। मिस्टर कपूर चाहे जितना भी कह ले, पर कार्तिक को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मिस्टर कपूर ने जब देखा कि कार्तिक अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट करते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक आप और मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये लड़की आगे जाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर बन सकती है, मुझे लगता है कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मिस्टर कपूर के बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी कार्तिक उस छोटी बच्ची का इंस्टा रील देखने के लिए राजी हो गया। जैसे ही कार्तिक ने उस छोटी सी बच्ची की एक झलक देखी तो वो उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। 1 मिनट के लिए कार्तिक थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसने इस बच्ची को एयरपोर्ट पर देखा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कार्तिक ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, ये तो वही प्यारी बच्ची है जो कुछ देर पहले मुझे एयरपोर्ट पर मिली थी। असल में चेरी बेबी यानी कुहू के बनाए हुए ज्यादातर वीडियोस चेरी बेबी और रैबिट मामा की बातचीत पर बने होते थे और ये सारे वीडियोस काफी एंटरटेनिंग और फनी होते थे। उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। इन वीडियो में चेरी बेबी अपने अलग अलग टैलेंट भी दिखाती थी, जैसे कभी गाना गाना, स्टोरी सुनाना, जोक्स बोलना वगैरह। कार्तिक ने एक ही बार चेरी बेबी का वीडियो देखा था और वो पूरी तरह से चेरी बेबी का फैन हो गया था। अचानक ही कार्तिक के मुंह से निकल पड़ा, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कार्तिक मिस्टर कपूर से अपनी मीटिंग पूरी करके बाहर आया ही था, तभी उसके फोन पर एयरपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आया, कार्तिक मित्तल आप जिस क्रिया गर्ल को ढूंढ रहे हैं उन्हें अभी अभी मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है, उनका फ्लाइट नंबर 11707 था। जैसे ही कार्तिक ने वो मैसेज देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रिया वापस मुंबई आ गई है, क्योंकि कार्तिक पिछले 5 सालों से क्रिया को दिल्ली के कोने कोने में ढूंढ रहा था। उसे क्रिया कहीं नहीं मिली थी। कार्तिक के पास एक्सीडेंट से पहले लास्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि क्रिया मुंबई से दिल्ली जा रही है। उसे पता ही नहीं था कि दिल्ली से क्रिया कब की लंदन जा चुकी है और 5 साल के बाद वापस आई है। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कार्तिक कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर को जल्दी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मिस्टर कपूर भी कार्तिक के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने कार्तिक को इतना एक्साइटेड होकर बाहर जाते देखा तो कार्तिक के पीछे आते हुए बोले, हे कार्तिक, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो? कार्तिक इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था कि वो यहाँ रुककर और जवाब नहीं देना चाहता था। उसने जाते जाते जल्दबाजी में कहा, अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिक तो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ गया, पर मिस्टर कपूर तो वहीं पीछे खड़े हैरान रह गए।
मिस्टर कपूर ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, कौन सी वाइफ को लेने जा रहा है और इसकी शादी कब हुई? मिस्टर कपूर को इतनी हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारा कार्तिक बहुत बदल चुका था। वो लड़कियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और ज्यादातर लोगों से घुलता मिलता भी नहीं था। घुलता मिलता तो पहले भी नहीं था, पर अब बस काम से काम रखता था। और वहीं इन सबसे बेखबर एयरपोर्ट के बाहर क्रिया गिल मुंबई के खुले आसमान को देख रही थी। आज भी इस शहर की आबो हवा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। आज क्रिया में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। वो 5 साल पहले वाली कमजोर और चुप रहने वाली क्रिया नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंट और मैच्योर लड़की बन चुकी थी। क्रिया ने गहरी लंबी सांस ली और अपने हाथों को फैलाकर मुंबई और उसके एनवायरनमेंट को फील करने लगी। क्रिया ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पूरे 5 साल के बाद वापस आई हूं मैं। आई एम बैक मुंबई। जहां क्रिया मुंबई शहर और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, तो वहीं कुहू को भी ये शहर काफी पसंद आया था। वो घूम घूम कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे शहर को निहार रही थी। कुहू ने एक्साइटेड होते हुए क्रिया से कहा, मम्मा, क्या ये वही जगह है जहाँ पर आप बचपन में रहती थी? क्या आगे से हम भी यहाँ रहेंगे? कुहू को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर क्रिया ने खुश होते हुए कहा, हाँ, हम यहीं रहेंगे। क्रिया की बात सुनकर कुहू ने खुश होते हुए कहा, मम्मा, मुंबई बहुत खूबसूरत है, अब हम यहीं रहेंगे और मैं खूब मेहनत करके बहुत पैसे कमाऊंगी। कुहू की बात सुनकर क्रिया ने हंसते हुए कहा, 4 साल की छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बड़ी बातें। पर कुहू को जैसे अपनी सारी बातें अभी कहनी थी। उसने खुश होते हुए कहा, मम्मा, जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने लिए एक अच्छे से डैडी को खरीदूंगी जो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे, और उसके बाद हमें ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं है। पापा खुद ही सब मैनेज कर लेंगे। बातें सुनकर क्रिया अचानक से इमोशनल हो गई। उसने आंखों में पानी लिए कुहू को गले से लगा लिया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, हाँ बेटा, हम बहुत मेहनत करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे और तुम्हारी विश पूरी करने के लिए एक ऐसी डैडी खरीदेंगे जो हमेशा हमारा ख्याल रखे और हमें कभी छोड़कर ना जाए। क्रिया की बात सुनकर कुहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ मम्मा, आई होप पापा को कपड़े धोने आते हो, खाना बनाना आता हो, ताकि आपको कोई भी काम ना करना पड़े। और हाँ, इन सब के अलावा पापा स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अगर सारा काम पापा कर लेंगे तो हमें बॉडीगार्ड भी तो नहीं रखना पड़ेगा ना, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। कुहू क्रिया को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी और ये बात उसकी बातों से साफ झलक रही थी। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर क्रिया ने कुहू के गाल खींचते हुए कहा, तुम्हारी तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, अच्छे पापा खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये बात सोचकर कुहू थोड़ी उदास हो गई, पर कुछ सोचते हुए अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए फिर से बोली, मम्मा, पापा सेल पर कब मिलेंगे? डिस्काउंट रेट पर? एनीवे, जब सीजन शुरू होगा तभी हम पापा को खरीद लेंगे। एक तरफ कुहू और क्रिया बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर क्रिया को लेने उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी आई हुई थी, जो काफी देर से एयरपोर्ट के बाहर ही अपनी गाड़ी में इंतजार कर रही थी। क्रिया पिछले 5 सालों में काफी बदल गई थी और इसी वजह से सोनाक्षी उसे पहचान नहीं पा रही थी। आखिर में क्रिया ने ही सोनाक्षी को कॉल करते हुए कहा, सोनाक्षी, तुम इधर उधर कहाँ देख रही हो? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ बाबा। क्रिया की बात सुनकर सोनाक्षी ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो काफी अलग और बदली हुई सी लग रही थी। सोनाक्षी को जब पता चला कि सामने खड़ी लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड क्रिया है, तो वो बहुत इमोशनल हो गई और भागते हुए क्रिया के पास गई और उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, तू बहुत बुरी है क्रिया। लंदन जाने के बाद तू तो मुझे भूल ही गई ना कभी कॉल करती थी ना कुछ बताती थी, और तूने पिछले 5 सालों से सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो भी नहीं डाली थी। तुझे पता है, तुझे देखने के लिए मैं तरस गई थी, और 5 साल के बाद अचानक से मेरे सामने आई, वो भी इतनी पतली पतली। मैं तो कितनी देर से तुझे पहचान ही नहीं पा रही थी कि तू मेरी वाली क्रिया, जो 5 साल पहले तक कितनी झल्ली सी बातूनी सी हुआ करती थी। मैंने तुझे हमेशा पंजाबी सलवार सूट में देखा है, और आज ऐसे मॉडर्न लुक में मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। बाय गॉड। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि 5 साल में कोई इतना कैसे बदल सकता है, सामने वाले को पहचान भी ना आए। असल में क्रिया बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी और उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा था। इसी वजह से आज अपने मेकओवर की वजह से सोनाक्षी उसे पहचान नहीं पा रही थी। बात करते करते सोनाक्षी की नजर क्रिया के हैंडबैग पर लगे कीचेन पर गई। ये टेडी बियर वाला कीचेन सोनाक्षी ने ही कॉलेज में क्रिया को गिफ्ट किया था, और तब से अब तक क्रिया ने इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दिया था। सोनाक्षी लगातार शिकायतें किए जा रही थी और क्रिया मुस्कुराकर उसे बस देख रही थी। सोनाक्षी की नॉन स्टॉप बक बक सुनकर क्रिया को बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोनाक्षी को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। क्रिया को इस तरह इमोशनल होते हुए देखकर सोनाक्षी भी इमोशनल हो गई। उसने कसकर क्रिया को गले लगाते हुए कहा, इतनी याद आ रही थी तो पहले आ जाती, कौन सा मुंबई ने तुझे बाहर फेंक देना था। सोनाक्षी की बात सुनकर क्रिया ने रोते रोते लेकिन हंसकर कहा, मुंबई का तो पता नहीं, पर तेरी नॉन स्टॉप बक बक सुनकर मैं खुद ही मुंबई के जुहू पर जाकर डूब जाती। बगल में खड़ी कुहू कितनी देर से अपनी मम्मा और उनकी बेस्ट फ्रेंड को इतनी सारी बातें करते हुए इमोशनल होते हुए दिख रही थी। हालांकि जब उसने अपनी मम्मा के मुंह से डूबने वाली बात सुनी तो उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मम्मा बैड थिंग, ऐसी बातें नहीं करते ना। अचानक से किसी बच्चे की आवाज सुनकर सोनाक्षी क्रिया से दूर हुई और हैरान होकर उस बच्चे को देखने लगी। सोनाक्षी ने जैसे ही 4 साल की कुहू को देखा तो वो देखती रह गई। उसने आज से पहले इतनी प्यारी बच्ची कभी नहीं देखी थी। 2-3 मिनट तक कुहू को इसी तरह निहारने के बाद अचानक से सोनाक्षी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने पलटकर क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, ये बच्ची तुझे मम्मा कहकर क्यों बुला रही है? 1 मिनट, तूने किसी गोरे के साथ शादी वादी नहीं कर ली? हद है यार क्रिया, तूने शादी कर ली और 4 साल की बच्ची भी पैदा कर ली। एक बार भी मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। तुझे एक बार भी अपने बेस्ट फ्रेंड की याद नहीं आई?
सोनाक्षी की ये सारी बातें सुनकर क्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही कुहू बीच में ही बोल पड़ी, थोड़ा नाराज होते हुए। सोना आंटी, आप प्लीज मेरी मम्मी से ऐसी बातें मत कीजिए ना। 4 साल की बच्ची के मुंह से सोना आंटी सुनकर सोनाक्षी को तो बहुत प्यारा लगा। हालांकि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची साफ साफ धमकी दे रही थी और ये बात सोनाक्षी को काफी हैरान कर रही थी, क्योंकि क्रिया तो हमेशा से ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी। उसने तो कभी भी किसी को धमकी तक नहीं दी थी। तो फिर ये लड़की किस पर गई थी? कहीं अपने पापा पर तो नहीं गई थी? क्या लगता है आपको, कुहू किसकी बेटी है? क्या सच में क्रिया ने लंदन में किसी से शादी कर ली? सोनाक्षी ने हैरान होते हुए क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है क्रिया? तेरी बेटी तो साफ साफ धमकी दे रही है मुझे। ये तो तुझ पर तो नहीं गई, जरूर अपने पापा पर गई होगी। सोनाक्षी की बात सुनकर क्रिया ने मुस्कुरा दिया और आगे कुछ नहीं कहा। पर कुहू कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बिल्कुल सोनाक्षी की तरह ही थी। एक बार बोलना जो शुरू करे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उसने जब देखा कि दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में ही बातें कर रही हैं और उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, तो कुहू ने आगे बढ़कर जल्दी से सोनाक्षी का हाथ खींचते हुए कहा, सोना मौसी, आप मुझे प्यार तो करो, कम से कम मुझे गले तो लगाओ। कुहू की इतनी प्यारी सी बातें सुनकर सोनाक्षी से रहा नहीं गया। उसने अगले ही पल कुहू को अपनी गोद में उठा लिया और कसकर उसे गले लगा लिया और बहुत प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए क्रिया से बोली, क्रिया, मैं चाहे जितना नाराज हो जाऊं, पर सच कह रही हूँ, तेरी बेटी ना बहुत प्यारी है। 1 मिनट में मेरा सारा गुस्सा दूर कर दिया इसने। कुहू की तारीफ होते हुए देखकर क्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुझे प्यारी लग रही है, पर बाद में जब शैतानी करेगी ना तो तू इसे संभालना। कुहू ने कुछ शरारती स्माइल सोनाक्षी को दे दी, जिसे देखकर सोनाक्षी और क्रिया की हंसी छूट गई। कुहू ने जब अपनी मम्मा को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी मम्मा बहुत कम इस तरह खिलखिलाकर हंसती थी। हंसते हंसते अचानक से क्रिया ने सोनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, सोना, तुझे नहीं लगता कि तू आजकल बहुत मोटी हो गई है? क्रिया की बात सुनकर सोना ने एक नजर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मिस क्रिया गिल, आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रही हैं। आपको पता है ना, इसके लिए मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ। सोना को चढ़ता हुआ देखकर कुहू ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, अरे सोना मासी, आप बुरा क्यों मान रही है? मुझे देखो, मैं भी तो गोलू मोलू सी हूँ। कुहू की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सोना का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और उसने क्रिया से कहा, अब यहीं खड़ी रहेगी या घर भी चलना है? चलो माँ बेटी गाड़ी में बैठो। कुछ देर के बाद क्रिया, सोनाक्षी और कुहू गाड़ी में थे। सोनाक्षी ने ड्राइव करते हुए हल्के गुस्से में क्रिया से कहा, तूने 5 साल तक मुझे कभी भी कुहू के बारे में बताया नहीं, अपनी कोई खबर भी नहीं दी और कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा, और अचानक से फोन कॉल करके कहा कि तू मुंबई आ रही है। सोनाक्षी को गुस्सा करते हुए देखकर क्रिया ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तू भी इन 5 सालों में अपनी लाइफ में बिजी थी, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई थी, बॉयफ्रेंड बना लिया, शादी करने वाली हो, और तूने? क्रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, सोना, मैंने वो पा लिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। कुहू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है जो भगवान ने मुझे झोली में दिया है। पिछले 5 सालों में लंदन में रहकर मैंने न सिर्फ अकेले कुहू को पैदा किया और उसे पाला, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। और अब बारी उस सवाल की थी जिसे लेकर सोनाक्षी काफी देर से परेशान थी। वो पूछना चाहती थी पर उससे रहा नहीं गया और उसने क्रिया से पूछ लिया, कुहू के पापा कौन है? कार्तिक इस वक्त एयरपोर्ट ऑफिस में कंप्यूटर पर क्रिया गिल की रीसेंट फोटो देख रहा था, जो एयरपोर्ट की सीसीटीवी में अराइवल के वक्त खींची गई थी। और कार्तिक उस फोटो को 5 साल पहले वाली क्रिया की पिक्चर से कंपेयर कर रहा था। उन दोनों फोटोज में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं थी, क्योंकि 5 सालों में एक इंसान काफी हद तक बदल जाता है और क्रिया का तो पूरा मेक ओवर हो चुका था। उसका लुक पहले से बहुत बदल गया था। को मिलाने के बाद कार्तिक को एहसास हुआ कि शायद एयरपोर्ट ऑफिस से गलती हो गई और उन्होंने किसी और की फोटो को क्रिया गिल समझ लिया है। उसने उनसे कहा, ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर आ गया और अपना हाथ व्हीलचेयर पर जोर से मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया। 5 साल पहले उस रात क्रिया के साथ होटल एम्बेसडर में जो कुछ भी हुआ था वो क्रिया के साथ सोनाक्षी भी नहीं भूल पाई थी। उस वक्त क्रिया की जो हालत थी वो सिर्फ क्रिया ही जानती थी, पर 5 साल के बाद शायद क्रिया को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए सोनाक्षी के पूछने पर उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, पता नहीं। उसने इशारे में इसीलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुहू ये सारी बातें सुने। सोनाक्षी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्रिया उसे ऐसा कोई जवाब देगी। ये क्या जवाब था? क्या क्रिया को भी नहीं पता था कि उसकी बच्ची के पापा कौन है? असल में कार्तिक के साथ होटल में रात बिताने के बाद क्रिया बहुत जल्दबाजी में लंदन गई थी और वहां जाने के महीने भर के अंदर ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो अजनबी आदमी कौन था जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। उस वक्त क्रिया ने तो उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी। उस रात की अपनी गलती की सजा क्रिया एक मासूम को तो नहीं दे सकती थी। इसीलिए उसने अकेले ही डिसाइड कर लिया कि वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं करेगी, बच्चे को जन्म देगी और उसे अकेले ही पाल लेगी। सोनाक्षी समझ रही थी कि इस वक्त कुहू के सामने ज्यादा बातें करना ठीक नहीं, इसीलिए उसने बातें पलटते हुए कहा, अच्छा ये बता, मुंबई में ऐसा क्या है जो तू 5 साल के बाद इस शहर में वापस आ गई? सोनाक्षी की बातें सुनकर क्रिया ने कुछ देर तक बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद की और गहरी लंबी सांस लेते हुए बोली, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने आई हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी और बेस्ट एक्ट्रेस बनकर दिखाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ने ये बात सुनी तो अचानक से उसने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। कुहू और सोनाक्षी और क्रिया तीनों का ही सिर गाड़ी के बोनेट से लगते लगते बचा। सोनाक्षी को अचानक ब्रेक लगाते देख क्रिया ने पहले खुद को संभाला और जल्दी से कुहू को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बेटा आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्रिया को परेशान होते हुए देखकर कुहू ने अपना सिर नामे हिलाया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आई। अगले ही पल क्रिया ने सोनाक्षी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या कर रही है यार सोना? कुहू को कुछ हो जाता तो? तेरा ध्यान कहाँ है? ठीक से गाड़ी चलाना। सोनाक्षी को भी एहसास हो गया था कि उसने गलती कर दी है, इसीलिए उसने तुरंत सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी क्रिया, सॉरी कुहू, तुम्हारी मम्मा बोलने से पहले सोचती नहीं है।
और मैं करने से पहले नहीं सोचती। क्रिया, तू सच में एक्ट्रेस बनने के लिए आई है क्या, वो भी 5 साल के बाद? सोनाक्षी को इतना हैरान होते हुए देखकर क्रिया ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ सोना, चाहे जो हो जाए पर मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। तू तो जानती है ना, माँ सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस बनने से एक कदम दूरी पर थी और तभी वो सब कुछ हो गया और उन्होंने खुद की जान ले ली थी। माँ के साथ जो भी हुआ वो मैं बदल नहीं सकती, पर उनका सपना जरूर पूरा कर सकती हूँ। अपनी बात कहते कहते क्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। क्रिया की बात सुनकर सोनाक्षी भी इमोशनल हो गई थी। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और क्रिया से कहा, क्रिया तेरी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती हूँ, पर तुझे नहीं पता है कि पिछले 5 सालों में तेरे परिवार वाले कहाँ पहुंच गए। सोनाक्षी सच कह रही थी। पिछले 5 सालों में ऋषभ शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। साक्षी और देवांश के साथ मिलकर उसने अपनी कंपनी रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट को काफी सक्सेसफुल बना दिया था, जिसकी कुल प्रॉपर्टी 50 करोड़ से ज्यादा थी। क्रिया की सौतेली बहन साक्षी का तो कहना ही क्या, पिछले 5 सालों में उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली थी कि उंगलियों पर गिन पाना मुश्किल था। और इतना ही नहीं, इस वक्त वो मुंबई की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस थी, जहां देश और विदेश के कई ब्रांड उसे अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे। अगर बात उसके पापा देवांश गिल की जाए तो वो भी बड़े डायरेक्टर बन चुके थे और पिछले कुछ सालों में उनकी ज्यादातर सभी फिल्में हिट हुई थी। देवांश रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट में जाने माने डायरेक्टर थे और इस वजह से आसपास जितनी भी राइवल कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस थे वो जल्दी से देवांश गिल से पंगा नहीं लेते थे। और इन सब लोगों की इतनी अच्छी किस्मत सिर्फ एक इंसान की वजह से हुई थी, के प्रोडक्शन हाउस के मालिक कार्तिक मित्तल की वजह से। क्योंकि रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रोडक्शन हाउस के अंडर थी, इसीलिए वो सक्सेसफुल थी इतनी। सोनाक्षी हमेशा से जानती थी कि क्रिया के साथ उसकी माँ के गुजरने के बाद हमेशा ही गलत व्यवहार किया गया। उसके परिवार में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसके अपने पापा तो अपने मतलब के लिए क्रिया को बेचने तक को तैयार हो गए थे। ऐसे लोग जो अब और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनके सामने क्रिया के लिए कैसे खड़ी रहेगी, वो कैसे लड़ेगी उन लोगों से? यही सोचकर सोनाक्षी की चिंता बढ़ती जा रही थी। सोनाक्षी की चिंता जायज थी, जिसे क्रिया भी समझ रही थी, लेकिन बोलना नहीं चाहती थी। उसके पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड और बहन, तीनों इसी इंडस्ट्री के किंग और क्वीन बन चुके थे, जबकि क्रिया ने तो अभी तक इस इंडस्ट्री में अपना कदम भी नहीं रखा था। पिछले 5 सालों में क्रिया को मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही उसने कभी इस बारे में पता करने की कोशिश भी की कि उसके गुनहगार कर क्या रहे हैं, किस हालत में हैं। पर अब सब कुछ जानना जरूरी हो गया था। क्रिया ने कुछ सोचते हुए सोनाक्षी से कहा, ये कार्तिक मित्तल कौन है? क्रिया का ये सवाल सुनकर सोनाक्षी ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोल रही है यार, तुझे कार्तिक मित्तल के बारे में नहीं पता? सोनाक्षी को इतना हैरान होते हुए देखकर क्रिया ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, शांति से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ये देखकर सोनाक्षी को लगा कि उसे कार्तिक मित्तल के बारे में सारी गॉसिप क्रिया को बता देनी चाहिए। सोनाक्षी ने बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए कहा, कार्तिक मित्तल का शॉर्ट नेम है KM, लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर है। 25 साल की उम्र में उसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था, के प्रोडक्शंस। तुझे पता है, दिखने में बहुत डैशिंग है, बंदे की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है बहुत स्नूटी और एरोगेंट, किसी से बात नहीं करता और बात भी करता है तो बहुत कट टू कट। सोनाक्षी की ये बातें सुनकर क्रिया को महसूस हो रहा था कि उसने वाकई पिछले 5 सालों में बहुत कुछ मिस कर दिया था। क्रिया के मन में भी इस वक्त क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर कार्तिक मित्तल किस तरह का इंसान है, पर साथ ही साथ उसे ये बात भी खटक रही थी कि जो इंसान ऋषभ, साक्षी और देवांश गिल की कंपनी को सपोर्ट कर रहा था, वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? क्रिया के लिए उसके दुश्मनों का दोस्त भी उसका दुश्मन ही है। क्या एयरपोर्ट वाले नोटिफिकेशन से कार्तिक ढूंढ लेगा क्रिया को? कैसे मिलेंगे कार्तिक और क्रिया? हुए सोनाक्षी से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक मित्तल कितना बड़ा आदमी और किस तरह का इंसान है। उसने ऋषभ, साक्षी और देवांग गिल का साथ दिया, इसलिए वो भी मेरा दुश्मन है। क्रिया की सीरियस बातों को सुनकर पीछे बैठी कुहू ने तुरंत अपनी मम्मा के कंधे पर हाथ रख दिया और उनका सपोर्ट करते हुए बोली, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मम्मा का दुश्मन मेरा दुश्मन है। कुहू की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सोनाक्षी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हो। फर्क तो सोनाक्षी को भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो वही करेगी जो उसकी दोस्त क्रिया और कुहू कहेंगी। सोनाक्षी से जितना हो सकता था वो हमेशा क्रिया की मदद के लिए तैयार रहती थी। यही सोचकर उसने क्रिया से कहा, कार्तिक मित्तल आदमी तो अच्छा है, पर उसकी किस्मत उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं। मुंबई आते ही उसका कुछ ही दिनों के बाद एक्सीडेंट हो गया था और अब वो पैरालाइज्ड है। अपनी बाकी की जिंदगी तो उसे व्हील चेयर पर ही रहना होगा। सैड स्टोरी है उसकी। जैसे ही क्रिया ने व्हील चेयर वाली बात सुनी तो एकदम से कार्तिक और उसने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, क्या कहा? वो पैरालाइज्ड है? तो क्या रियली वो अब कभी नहीं चल पाएगा? सोनाक्षी ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, ये जिंदगी बहुत अजीब है क्रिया, दुनिया में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्किंग में कार्तिक के साथ इस वक्त मैगी भी थी, जो देख रही थी कि कार्तिक कितना ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो क्रिया का पता नहीं लगा पा रहा था। कार्तिक हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता था, इसीलिए कोई उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब लोग अपनी बात मैगी को ही कहते थे। मैगी को पता था कि कार्तिक पिछले 5 सालों से बेसब्री से क्रिया का इंतजार कर रहा है। उसने तो दिल्ली का एक एक कोना छान मारा था, पर पता नहीं कैसे क्रिया उसे कहीं नहीं मिली। कार्तिक बस इसी उम्मीद के साथ जी रहा था कि एक दिन उसकी कियारा वापस जरूर आएगी। कार्तिक को इतना परेशान देखकर मैगी ने हिम्मत करके थोड़ा समझाते हुए कहा, सर हो सकता है कि दोनों लड़कियों का नाम एक जैसा हो, शायद इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई हो। कार्तिक ने मैगी की बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिया अपनी बेटी के साथ अभी तक सोनाक्षी के घर पहुंच चुकी थी। मुंबई में उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए उसे सोनाक्षी के घर पर ही रुकना पड़ा। क्रिया ने अपना सारा मेकअप उतारा और वापस अपने नॉर्मल लुक में आ गई। सोनाक्षी का बॉयफ्रेंड अक्सर उससे मिलने के लिए अपार्टमेंट पर आता था, इसीलिए क्रिया को ज्यादा दिनों तक उसके अपार्टमेंट में रुकना ठीक नहीं लग रहा था। क्रिया ने डिसाइड किया कि वो जल्दी ही एक अच्छा सा घर ढूंढ लेगी और अपनी बेटी के साथ शिफ्ट वहां हो जाएगी। दूसरी तरफ कार्तिक ने अपने फोन में क्रिया की फोटो को देखते हुए कहा,
क्यों मुझे इतनी सजा दे रही हो? पहले कियारा से क्रिया बन गई, उसके बाद 5 साल तक अब मुझसे दूर रही, न जाने कहाँ छुप कर बैठी रही, और अब बार बार एहसास करवा रही हो कि मेरे आसपास हो पर मुझे पता नहीं चल रहा है। जानता हूँ बहुत परेशान किया है तुम्हें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब तुम उसका बदला मुझसे लेती रहोगी इस तरह। प्लीज वापस आ जाओ कियारा, मैं ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इतना कहते कहते कार्तिक की आंखों से हल्के आंसू बाहर आ गए। कार्तिक को इस वक्त बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश वो 5 साल पहले क्रिया को दिल्ली जाने से पहले ही रोक पाता। ना ही वो दिल्ली जाने के लिए निकलती और ना ही उसका पीछा वो करता, और ना ही उसका एक्सीडेंट होता, और ना ही उसकी कियारा उससे दूर होती। कार्तिक ने रिमोट कंट्रोल से अपने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और खुले आसमान के नीचे आकर एक तेज आवाज में आसमान की तरफ देखते हुए क्रिया का नाम लेकर कहा, कियारा, कहाँ हो तुम? शाम को सोनाक्षी और उसका बॉयफ्रेंड कुणाल क्रिया और कुहू को बाहर डिनर के लिए ले गए। इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिलने की वजह से सब लोग हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगर बात सोनाक्षी की जाए तो सोनाक्षी वैसे तो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थी, पर उसे इंडिपेंडेंट बनना था। वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एरिया में एक फ्लावर शॉप खोली। शुरू के 2-3 साल तो ये शॉप बहुत अच्छे से चली, पर आसपास और भी कॉम्पिटेटिव शॉप खुलने की वजह से धीरे धीरे सोनाक्षी का बिजनेस कम होने लगा। सोनाक्षी को हमेशा से ही इतना पैसा कमाना था कि वो अपने दम पर अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सके, उसमें अपने बॉयफ्रेंड कुणाल के साथ शादी करके पूरी दुनिया सजा सके। प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने हंसते हुए कहा, सोनाक्षी एक काम करो, चेरी बेबी और रैबिट मामा यानी कि मेरे और कुहू के साथ साथ अपनी फ्लावर शॉप की इंस्टा रील बनाओ, लाइव स्ट्रीमिंग करो, और फिर देखना जल्दी ही तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और फिर से तुम्हारी शॉप पूरे एरिया में बेस्ट फ्लावर शॉप बन जाएगी। प्रिया की बात सुनकर कुणाल और सोनाक्षी दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ कहा, फ्लावर शॉप की लाइव स्ट्रीमिंग? सोनाक्षी को इतना हैरान देखकर प्रिया ने समझाते हुए कहा, ज्यादा सोच मत, एक काम करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और तेरे फ्लावर्स का ऑक्शन करते हैं, इससे फ्लावर्स भी जल्दी बिकेंगे और तेरी फ्लावर शॉप भी फेमस हो जाएगी। सोनाक्षी को जब सारी बात पता चली तो वो एकदम हैरान रह गई। तभी कुहू ने बड़े क्यूट तरीके से इतराते हुए कहा, शोना मौसी, आपको पता नहीं है पर आप इस वक्त एक सेलिब्रिटी के साथ बैठी हैं। मैं इंस्टा स्टार हूँ, मम्मा से पूछिए, मैं इंटरनेट सेंसेशन भी हूँ। कुहू की बात सुनकर जैसे ही सोनाक्षी ने कंफर्म करने के लिए क्रिया की तरफ देखा, उसने भी अपनी आंखों की पलकें झपकाते हुए कहा, कुहू सच कह रही है, उसने आज से पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की और उनसे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। तू विश्वास नहीं करेगी, पर कुहू तेरी फ्लावर शॉप से ज्यादा पैसे कमाती है। प्रिया की बात सुनकर सोनाक्षी एकदम हैरान रह गई। सोनाक्षी को तो ऐसा लग रहा था जैसे कुहू के आने से उसकी किस्मत बदल गई होगी और अब तो फिर से अच्छे से वो पैसे कमाने लगेगी। सोनाक्षी चाहती तो अपने पापा की मदद ले सकती थी, पर अपने दम पर कुछ करने का मजा ही अलग होता है। खुश होकर सोनाक्षी ने कुहू को कस के गले लगा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, आज से सोना आंटी भी आपके नक्शे कदम पर ही चलेगी। कुहू ने भी सोनाक्षी को कस के गले लगा लिया और बहुत प्यार से बोली, आप चिंता मत कीजिए सोना मौसी, कुहू आपको सब कुछ समझा देगी। आपने कुहू को इतना टेस्टी डिनर जो करवाया है। रेस्टोरेंट में ये लोग काफी देर तक डिनर करने के बाद आपस में बैठकर बातें करते रहे। बातें करते करते कुहू सो गई। सोनाक्षी ने जब देखा कि कुहू को नींद आ गई है तो उसने क्रिया से कहा, क्रिया कुहू सो गई है, चलो घर चलते हैं। काफी रात हो गई थी और क्रिया को भी लग रहा था कि अब घर चलना चाहिए, इसीलिए वो सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ आने लगे। वहीं इन सबसे बेखबर ऋषभ अपनी कंपनी की तरफ से एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने इसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था और एक कॉल को लेने वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। बात पूरी करने के बाद जैसे ही ऋषभ पीछे की तरफ मुड़ा तो अचानक से उसे एक जाना पहचाना चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। रेस्टोरेंट के बाहर काफी हल्की लाइट थी, इसीलिए सामने खड़े इंसान का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी ऋषभ ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, क्रिया क्या ये तुम? अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही क्रिया ने जैसे ही किसी को अपना नाम पुकारते हुए देखा तो उसने हल्का सा कुछ दूरी से ही पीछे मुड़कर देखा। ऋषभ को देखते ही क्रिया की आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। आखिर इस इंसान को क्रिया कैसे भूल सकती थी? ये वही इंसान था जिसने उसे बेच दिया था, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करती थी और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऋषभ को देखकर क्रिया ने गुस्से से अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध ली और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अब काफी बदल गया था। स्टाइलिश ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूते, ओवरऑल ऊपर से नीचे तक ऋषभ ब्रांड से लदा हुआ था। होता भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उसके पास इतना पैसा जो आ गया था। रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक ऋषभ ही तो था। ऋषभ ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल के बाद अचानक से वो एक बार फिर से क्रिया से टकराएगा और इन 5 सालों में क्रिया इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ऋषभ तो बिना पलक झपकाए क्रिया को देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 साल पहले हमेशा झल्ली सी रहने वाली पंजाबी लोकल चैनल वाली लड़की एकदम से इतनी स्टाइलिश और खूबसूरत हो जाएगी। ऋषभ ने अच्छा बनने का नाटक करते हुए क्रिया से कहा, क्रिया तुम मुंबई कब आई? मुझे बताना तो चाहिए था, एक बार मुझसे कांटेक्ट ही कर लेती। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें यहाँ ऐसे मिलूंगा। सोनाक्षी के कहने पर क्रिया ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रिया गिल एक खूबसूरत, एलिगेंट, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लड़की लग रही थी, जिसे अगर कोई एक नजर देख ले तो उस पर से अपनी नजरें हटा ना पाए। इस वक्त उसके गाल और होठ गुलाबी हो गए थे, एक अलग ही चमक और कॉन्फिडेंस था। क्रिया की तो अब पूरी वाइब ही बदल चुकी थी। ऋषभ को देखकर क्रिया पहले तो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी और उसका बिल्कुल मन नहीं था ऋषभ से बात करने का या उसे देखने का। क्रिया ने सरकास्टिक लहजे में कहा, सुना है बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, अब क्या मुंबई आने के बाद मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा? पर ऋषभ अपनी हरकतों से कैसे बाहर जा सकता था। क्रिया जैसे ही आगे बढ़ने लगी, ऋषभ 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने आ गया और अपने दोनों हाथों को उसके सामने फैलाकर जबरदस्ती उससे बातें करते हुए बोला, तुम्हें पता है 5 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूं। पिछले 5 सालों में तुम कहाँ थी, कैसी थी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हें आइडिया भी नहीं है।
5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब वापस मेरे पास आओगे, कब अपने ऋषभ को अपनाओगी। आई मिस्ड यू सो मच क्रिया। ऋषभ की बातें सुनकर क्रिया मन ही मन आग बबूला हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी तक इसका मुंह तोड़ दे। वो मन ही मन खुद से बोली, कितना गिरा हुआ आदमी है ये ऋषभ। पहले मुझे धोखा दिया इसने, उसके बाद मेरी सौतेली बहन और बाप के साथ मिलकर मुझे बेचने की कोशिश की, और जब उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वापस मेरे पास आ गया। ऋषभ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी क्रिया ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। क्रिया मन ही मन खुद से बोली, एक बार तो मैं इन लोगों की बातों में आ गई थी, पर अब नहीं आऊंगी। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे मेरी मर्जी के बिना देख भी नहीं सकते। छूना तो बहुत दूर की बात है। क्या चल रहा है ऋषभ के दिमाग, और वो क्यों बार बार क्रिया को रोक रहा है? ने आसपास ही रखना चाहता था। फिलहाल ऋषभ को ऐसा लग रहा था कि अगर वो क्रिया से थोड़ा प्यार से बात करेगा तो क्रिया वापस उसके पास आ जाएगी और ऋषभ की बंजर जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों के फूल खिल जाएंगे। पर ऋषभ खुद भूल गया था कि 5 साल पहले वाली क्रिया में और 5 साल बाद वाली क्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऋषभ की बातें सुनकर क्रिया ने अपने दोनों हाथों को बांधा और वहीं उसके पास खड़े होते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे नजरें मिलाकर बोली, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मिस्टर ऋषभ, तुम मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ आदमी हो। और किस गम में तुम मेरा इंतजार कर रहे थे पिछले 5 सालों से? जितना मुझे याद है 5 साल पहले तुमने और मेरी सो कॉल्ड सौतेली बहन ने मिलकर मुझे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ वो अब कर लोगे? ऋषभ ने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्रिया ने कहा, अगर ऐसा लग रहा है तो ये गलतफहमी अभी और इसी वक्त दूर कर लो, क्योंकि 5 साल पहले वाली क्रिया भी गई और वो डील भी। क्रिया में इतना कॉन्फिडेंस देखकर ऋषभ एक बार फिर हैरान हो गया। क्रिया की बातें सीधे ऋषभ के दिल पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया। और फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, क्रिया लेट्स टॉक। इतना सब कुछ करके भी इस बंदे में बात करने की हिम्मत थी। ये देखकर क्रिया समझ गई थी कि ये अव्वल दर्जे का गिरा हुआ आदमी है। क्रिया ने तुरंत ऋषभ को मना करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब बात करने के लिए कुछ बचा है। अपनी बात कहकर क्रिया वहां से जाने लगी और वहीं दूसरी तरफ क्रिया को साफ साफ मना करते हुए देख ऋषभ ने तुरंत आगे बढ़कर फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे आज तो वो बिना बात किए क्रिया को कहीं भी नहीं जाने देने वाला। ऋषभ की इस हरकत से क्रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ऋषभ क्या चाहिए तुम्हें? अभी और इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो। कुणाल और सोनाक्षी भी वहीं खड़े थे। जब उन्होंने ऋषभ को जबरदस्ती क्रिया का हाथ पकड़ते हुए देखा तो कुणाल ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहा, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? वो बोल रही है ना, उसका हाथ छोड़। कुणाल की बातों का ऋषभ पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने कुणाल की तरफ देखते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे क्रिया से कोई जरूरी बात करनी है, तो अपने काम से काम रख, ज्यादा सही रहेगा। बगल में खड़ी सोनाक्षी ने जब देखा कि ऋषभ कुणाल की इंसल्ट कर रहा है तो उसने गुस्से से ऋषभ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, ऋषभ तुम भी अपनी हद में रहो। हालांकि उसने आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त कुहू सोनाक्षी की गोद में सो रही थी, वरना अभी तक तो सोनाक्षी एक जोरदार थप्पड़ ऋषभ के गाल पर जड़ चुकी होती। ऋषभ ने 5 साल पहले क्रिया के साथ जो कुछ भी किया था वो पहले ही इतना शर्मनाक था कि इस आदमी को अब तक कहीं डूब के मर जाना चाहिए था, पर इसमें तो बिल्कुल शर्म बाकी थी नहीं। ये अभी भी इतना सब कुछ करके क्रिया पर अपना हक जता रहा था। सोनाक्षी का दिमाग घूम रहा था, वो कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी क्रिया ने अपनी आंखों से इशारा करके सोनाक्षी से कहा, सोनाक्षी तुम कुहू को लेकर जाओ, मैं आती हूँ। सोनाक्षी भी समझ गई, इसीलिए वो कुणाल के साथ कुहू को लेकर घर चली गई। पीछे छूट गए थे ऋषभ और क्रिया। ऋषभ को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि क्रिया बहुत जल्दी उसकी बातों में आ गई और इस वक्त उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था और वो ललचाई हुई आंखों से ऊपर से नीचे तक क्रिया को देख रहा था। हॉल की हल्की लाइट इस वक्त क्रिया के चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी। क्रिया ने ऋषभ की आंखों में लालच देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर कहा, अब क्या तुम्हें बात नहीं करनी है या यहीं पर खड़े रहने का इरादा है? ऋषभ ने जब देखा कि क्रिया उससे बात करने को तैयार हो गई है तो उसने एक डायरेक्शन में एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों ना वहां बैठकर बात करें। ऋषभ की बात सुनकर क्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उस तरफ चली गई। क्रिया को चुपचाप कोने में जाते हुए देखकर ऋषभ को तो जैसे अंदर ही अंदर सुकून मिल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी बातें, सारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। वो जल्दी से क्रिया के पीछे पीछे गया, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां पहुंचते ही ऋषभ ने क्रिया की तारीफ करते हुए कहा, क्रिया मुझे नहीं पता था कि पिछले 5 सालों में तुमने खुद को इतना मेंटेन करके रखा होगा। कितना ज्यादा बदल गई हो तुम, यकीन मानो मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। क्रिया ऋषभ की कही हुई बातों से मन ही मन चिढ़ रही थी, फिर भी वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो भी तब जब ऋषभ ने खुद ये मौका उसे दिया था। ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे क्रिया का एक्टिंग डेब्यू आज ही हो गया था, क्योंकि अब वो ऋषभ के साथ जो भी करने वाली थी वो उसकी एक्टिंग का हिस्सा होने वाला था। ऋषभ की बातें सुनकर क्रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अपने दोनों हाथ ऋषभ के गले में डाल दिए और प्यार से बोली, बदल तो तुम भी गए हो ऋषभ, सर से लेकर पांव तक ब्रांडेड कपड़े, घड़ी, जूते, चश्मे। मानना पड़ेगा क्या पर्सनालिटी हो गई है तुम्हारी। शहर की हर लड़की तुम्हें अपना ड्रीम बॉय समझती होगी, पर तुम सबके हाथ में थोड़ी आ सकते हो। तुम तो साक्षी के हो चुके हो, उसी से प्यार करते हो। शायद तुम न मानो, पर पिछले 5 सालों में मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। हर दिन, हर पल तुम मुझे याद आते थे ऋषभ। इतना कहकर अगले ही पल क्रिया ने मन ही मन खुद से कहा, याद क्यों नहीं आओगे? आखिर हर दिन तुम्हारी वजह से मैं तड़पी जो हूँ। अगर वो तड़प, वो मौत मैंने तुम्हें नहीं दी तो मेरा नाम भी क्रिया गिल नहीं। ऋषभ सोच भी नहीं सकता था कि क्रिया के मन में क्या चल रहा है। वो तो बस एक ही मिनट में उसकी मीठी बातों में आ गया था। उसने तुरंत क्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही प्यार से माफी मांगते हुए बोला, 5 साल पहले तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके मैंने बहुत बुरा किया। आई एम सॉरी, पर मैं क्या करता। तुम्हारे पापा और बहन ने मुझे अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा और अपनी सारी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो क्रिया, अब हम पहले की तरह फिर से एक साथ हो सकते हैं।
ऋषभ इस वक्त इमोशनल होकर बातें कर रहा था, पर सच्चाई तो बस वही जानता था। उसे अपने किए हुए का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो क्रिया को हासिल करना चाहता था और उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखना चाहता था। क्रिया भी कहाँ कम थी। उसने एक झटके में पहचान लिया कि ऋषभ के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसीलिए उसने बहुत प्यार से ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? क्रिया के सवाल पर ऋषभ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भला इसमें पूछने वाली कोई बात है क्रिया? पिछले 5 सालों में तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र है। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ ये सारी बातें पहले से रट के बैठा है और हर एरी गेरी लड़की को यही बातें चिपकाता होगा। क्रिया के चेहरे पर एक sarcastic स्माइल आ गई। उसने बहुत ही चालाकी से चुपके से अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन की और ऋषभ को ज्यादा उकसाते हुए बोले, 5 साल पहले तुमने मेरी बहन के लिए मुझे डंप किया था, पर अब कह रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूँ ऋषभ? क्रिया का सवाल सुनकर ऋषभ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने तुरंत बात को बनाते हुए कहा, तुम तो अच्छे से जानते हो क्रिया, साक्षी कितनी जिद्दी लड़की है। शुरू से वही मेरे पीछे पागल थी और कहती थी कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। शुरू में बस मुझसे दोस्ती करने का नाटक किया और बाद में जानबूझकर मेरे करीब आ गई, वरना मैं तो कभी तुम्हें धोखा देकर साक्षी के पास नहीं जाता। क्रिया जैसे जैसे ऋषभ की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसका मन कर रहा था कि अभी इस आदमी का सिर फोड़ दे। कितना मक्कार किस्म का आदमी है ये। अगर ये मक्कार है तो उसकी अपनी सौतेली बहन साक्षी भी कोई कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। और वहीं इन सबसे बेखबर कार्तिक अपनी एक जरूरी मीटिंग करके वापस अपनी कार से अपने विला की तरफ जा रहा था। मुंबई की चकाचौंध भी कार्तिक को फीकी लग रही थी, क्योंकि उसकी एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। कार्तिक पिछले 5 सालों से हर दिन इसी उम्मीद से उठता था कि आज उसे अपनी कियारा के बारे में कुछ पता चलेगा, पर कार्तिक को कुछ भी नहीं पता चलता था। कहां कहां नहीं ढूंढा उसने कियारा को, पर पिछले 5 सालों में उसे क्रिया के बारे में कुछ नहीं पता चला। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्रिया कहां गायब हो गई। धरती निकल गई, आसमान खा गया, जो क्रिया का नामो निशान तक नहीं मिला। गाड़ी में बैठे बैठे कार्तिक अपनी आंखों में खालीपन लिए आती जाती गाड़ी को देख रहा था और यही सोच रहा था कि एक बार उसे कियारा का पता मिल जाए, उसके बाद वो कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। वहीं रेस्टोरेंट के पीछे कोने में क्रिया ऋषभ की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या साक्षी? क्रिया का सवाल सुनकर ऋषभ ने बिना झिझक तुरंत कहा, ऑफ कोर्स तुम ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तो कहता हूँ कि साक्षी तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। कहाँ तुम इतनी खूबसूरत और कहाँ वो फेक प्लास्टिक ब्यूटी। क्रिया को ऋषभ की बातें सुनकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी कि जब ये सारी रिकॉर्डिंग साक्षी सुनेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। पता नहीं उस वक्त वो ऋषभ के साथ क्या करेगी। वहीं सोनाक्षी और कुणाल अभी तक कुहू को लेकर घर पहुंच गए थे। कुहू को क्रिया के कमरे में सुलाकर सोनाक्षी बाहर आ गई और थोड़ा परेशान होते हुए कुणाल से बोली, कुणाल यार मुझे क्रिया की बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो ऋषभ क्रिया के साथ कुछ गलत ना कर दे। सोनाक्षी को इतना परेशान देख कुणाल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपनी दोस्त को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। शायद तुम भूल रही हो 5 साल विदेश में रहकर उसने अकेले अपनी बेटी को जन्म दिया है, पाला है। एक तो क्या 50 ऋषभ भी आ जाए ना तो भी उनसे आराम से लड़ सकती है क्रिया। अब ज्यादा टेंशन मत लो, एक काम करो, कुहू के पास जाकर सो जाओ, वरना वो अकेले में डर जाएगी। जहां एक तरफ सोनाक्षी क्रिया के लिए परेशान हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के कोने में क्रिया पूरी तरह से ऋषभ को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। उसे ऋषभ के मुंह से साक्षी के लिए कुछ निकलवाना था। वो सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया था और अब बारी फाइनल एक्शन की थी। अपने फोन में रिकॉर्डिंग बंद करके क्रिया ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा सेडक्टिव वे में ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, क्या यहाँ पर तो मुझे सिर्फ बातें करने के लिए ही लाए हो? ऋषभ कहीं ना कहीं क्रिया की इस डबल मीनिंग बात को समझ रहा था, पर फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, क्या मतलब, क्या तुम कुछ और चाहती हो? क्रिया ने अपने बालों को पीछे करते हुए और फिर से सिड्यूस करते हुए कहा, वो तो तुम पर डिपेंड करता है। क्या करने की कोशिश कर रही है क्रिया ऋषभ के साथ? क्या ऋषभ ने बस में कर लिया था और उसे इतना उकसा दिया था कि वो अपनी शर्ट उतारने को राजी हो जाए? अब ऋषभ को क्लियर हिंट मिल गया था। उसने तुरंत बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। ऋषभ को विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 साल में क्रिया इतनी बदल गई है। जो लड़की 5 साल पहले कभी ऋषभ को ठीक से छूने भी नहीं देती थी, वो तो अब उसे क्लियरली सेड्यूस कर रही थी। अगर ऋषभ को पता होता कि क्रिया फ्यूचर में इतनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़की बन जाएगी तो ऋषभ उसे कभी नहीं छोड़ता। ऋषभ ने जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को पास में जमीन पर फेंक दिया और क्रिया के मूव का इंतजार करने लगा। क्रिया उससे कुछ दूरी पर थी और धीरे धीरे वो बहुत स्टाइल के साथ चलते हुए आगे आने लगी। ऋषभ इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अगले ही पल उसकी उम्मीद से परे एक के बाद एक उसके गाल पर थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। अचानक थप्पड़ पड़ते हुए देखकर ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया और वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, पर क्रिया कहाँ रुकने वाली थी। उसके अंदर की शेरनी जाग गई। ऋषभ जैसे ही खुद को बचाने के लिए पीछे होने लगा तो अपनी ही शर्ट पर पैर रखकर उसका पैर स्लिप हो गया और वो एकदम से पीछे पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। मौके का फायदा उठाकर क्रिया ने अपने पैरों से हील्स निकाली और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। ऋषभ अपने मुंह के सामने अपने दोनों हाथों को आगे करके खुद को बचा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि क्रिया को वो रोक ले, पर क्रिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ये सब करके भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पास में रखी हुई बियर की बोतल को उठाकर एक ही बार में ऋषभ के हाथों पर देकर मारा, जिससे ऋषभ पूरी तरह खून में लथपथ हो गया। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जमीन पर पड़े हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प प्लीज, ये मुझे मार देगी, शी इज अ मर्डरर। ऋषभ इस वक्त काफी तेजी से चिल्ला रहा था, जिससे उसकी आवाज दूर तक जा रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस कोने से बाहर जाते हुए वेटर ने उसकी आवाज सुन ली और भागते हुए उसके पास आ गए। और वहीं दूसरी तरफ क्रिया को जब एहसास हुआ कि वो अब शायद मुसीबत में पड़ सकती है तो वो तुरंत अपने हाथ में वही बॉटल लिए दूसरी तरफ जाने लगी।
वेटर कुछ दूरी पर थे, इसीलिए उन्होंने क्रिया को जाते हुए देखा था, पर ऋषभ चिल्ला क्यों रहा है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही क्रिया वहां से बाहर गई तो वेटर अंदर आए और ऋषभ की ऐसी हालत देखकर पहले तो दोनों एकदम से हैरान हो गए, पर फिर जल्दी से उसे संभालने लगे। ऋषभ इस वक्त खून से लथपथ था, पर फिर भी उसके दिमाग पर बदला लेना सवार था, इसीलिए उसने उन दोनों वेटर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी अभी जो लड़की यहाँ से भाग के गई पकड़ो उसे, वो बचकर नहीं जानी चाहिए। दोनों वेटर थोड़े से कंफ्यूज थे क्योंकि वो ऋषभ को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते थे, और उन दोनों को अभी भी बैठा हुआ देखकर ऋषभ ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, जाकर दोनों उस लड़की को पकड़ो जाओ। ऋषभ को गुस्सा करते हुए देखकर दोनों वेटर्स तुरंत वहां से क्रिया के पीछे पीछे जाने लगे। क्रिया अभी तक काफी आगे चली गई थी और दोनों वेटर की स्पीड काफी अच्छी थी और वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे। क्रिया ने जब देखा कि उसका इस तरह और ज्यादा भागना मुश्किल है तो वो पास में रोड के लेफ्ट साइड पार्क की हुई गाड़ी की तरफ भागते हुए गई। इस वक्त सामने एक ब्लैक एसयूवी गाड़ी खड़ी थी। क्रिया ने बिना वक्त गवाए बगल में जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठते हुए सीधे टूटी हुई बियर की बोतल को ड्राइवर की गर्दन पर रख दिया और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, गाड़ी चलाओ अभी, इसी वक्त, वरना मार दूंगी तुम्हें। वो ड्राइवर क्रिया की इस हरकत से डर गया, तुरंत उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और दूसरी तरफ गाड़ी चली ही थी कि तभी क्रिया ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि दोनों वेटर काफी पीछे छूट गए। जब उसे लगा कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने एक गहरी सुकून की सांस ली। उसने एक गहरी सुकून की सांस ली ही थी कि तभी अचानक से क्रिया को एहसास हुआ कि पीछे बैठे किसी इंसान ने उसकी गर्दन पर कोई चीज चुभाई है। एक तेज दर्द के साथ अगली ही पल क्रिया बेहोश हो गई। क्रिया ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे गाड़ी में इस वक्त मैगी बैठी हुई थी। उसके पास कार्तिक मित्तल गाड़ी में बैठा सो रहा था। मैगी ने अगले ही पल ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। कार्तिक क्रिया के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में चला गया था और उसे होश ही नहीं था कि इस बीच गाड़ी में क्या कुछ हो गया। अचानक से गाड़ी के झटके से गाड़ी रुकने की वजह से उसकी नींद खुली और उसने अलसाई हुई सी आवाज के साथ कहा, ड्राइवर क्या हुआ, तुमने इतने झटके से गाड़ी क्यों रोकी, और मैगी वो कहाँ है? मैगी ने अभी तक क्रिया का चेहरा नहीं देखा था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके पास जा रही थी। अपना नाम पुकारने पर वो तुरंत कार्तिक के पास आई और उसे रिपोर्ट करती हुई बोली, सर अभी अभी किसी ने हमारी गाड़ी को हाईजैक करने की कोशिश की। जैसे ही कार्तिक ने की बात सुनी तो उसकी सारी नींद हवा में हो गई। उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, क्या मतलब, किसी ने गाड़ी हाईजैक करने की कोशिश की? मुंबई में इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो कार्तिक मित्तल की गाड़ी को हाईजैक कर सके? कौन है वो? मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, सर कोई लड़की है, किसी लड़की ने उसकी गाड़ी को हाईजैक करने की कोशिश की है। ये बात सुनकर कार्तिक की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई और ऑलमोस्ट अपने कानों पर विश्वास न करते हुए उसने कहा, कौन है ये लड़की, मेरे पास लिखा रहा उसे, मैं अभी देखना चाहता हूँ। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने अगली सीट का दरवाजा खोला और बेहोश क्रिया को सहारा देकर कार्तिक के पीछे वाली सीट पर ले आई और क्रिया को पीछे की सीट पर बैठा दिया। इस वक्त क्रिया के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, इसीलिए कार्तिक और मैगी दोनों ने ही ठीक से उसका चेहरा नहीं देखा था। क्रिया ने अभी भी अपने हाथ में एक बियर की टूटी हुई बोतल टाइट पकड़ी हुई थी। कार्तिक की सेफ्टी के लिए मैगी ने तुरंत उस बोतल को उठाया और बाहर फेंक दिया। कार्तिक की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। एक बार इस लड़की का चेहरा देखना वो चाहता था, पर पता नहीं क्यों बार बार कार्तिक का मन इस लड़की की तरफ भाग रहा था। कार्तिक ने मैगी से कहा, इसके चेहरे से बाल हटाओ, मुझे इसका चेहरा देखना है। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने तुरंत क्रिया के चेहरे से बाल हटाए और अगले ही पल कार्तिक और मैगी दोनों एकदम हैरान रह गए। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों एक साथ हैरानी से कहने लगे, क्रिया। कार्तिक का मुंह हैरानी से आधा खुला रह गया था, आंखें फैल गई थी, उसका दिल इस वक्त काफी तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सारी उम्मीदें हार जाने के बाद आज अचानक से क्रिया खुद चलकर उसके पास आ जाएगी। मैगी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने पिछले 5 सालों में कार्तिक को क्रिया के लिए तड़पते हुए देखा था, जैसे वो अभी भी अपनी कियारा समझता था। मैगी हमेशा कार्तिक के साथ रहती थी, इसीलिए उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त कार्तिक के दिल का क्या हाल होगा। मैगी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया और आगे जाकर ड्राइवर के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक पूरी गाड़ी में खामोशी बनी रही। उसके बाद कार्तिक अपने होश में आया और मैगी को ऑर्डर देते हुए बोला, मैगी गाड़ी सीधा विला पर ले लो और मुझे वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कार्तिक की बात पूरी होते ही गाड़ी अगले ही पल कार्तिक के विला की ओर चल पड़ी और वहीं पीछे की तरफ कार्तिक अभी भी लगातार क्रिया के चेहरे को देखे जा रहा था। उसकी नजरें क्रिया के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार्तिक ने क्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया और इस वक्त उसकी आंखें नम थी। शायद खुशी के आंसू छलक आए थे उसकी आंखों में। कितना इंतजार किया था उसने इस पल का, कैसे हर दिन वो तड़पता था कि एक बार क्रिया के बारे में कुछ पता चल जाए। हर बार सोचता था कि वो क्रिया से अपने सवालों का जवाब मांगेगा, पर क्रिया वापस कभी नहीं आई। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी कार्तिक के विला में एंटर हुई और कार्तिक ने मैगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्रिया को अंदर मेरे रूम में लेकर आओ। मैगी अगले ही पल क्रिया को कार्तिक के रूम में अंदर की तरफ ले जाने लगी और कार्तिक खुद अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर से उसके पीछे जाने लगा। कार्तिक के पूरे घर में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। इस पूरे विला में सिर्फ कार्तिक और मैगी ही रहते थे। घर के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे और वो लोग तभी घर के अंदर आते थे जब कार्तिक उन्हें आने के लिए कहता था या कोई बहुत जरूरी काम होता था। पिछले 5 साल में कार्तिक बहुत ज्यादा बदल गया था। वो किसी से भी बात नहीं करता था और हमेशा सीरियस रहता था। उसके आसपास के लोगों को कार्तिक से बात करते वक्त डर भी लगने लगा था। कार्तिक उतना ही बोलता था जितना जरूरी हो और आसपास अपने मोबाइल या लैपटॉप में उलझा रहता था। मैगी को कार्तिक के लिए बहुत चिंता होती थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैगी ने क्रिया को कार्तिक के बेड पर लिटाया और खुद बाहर चली गई। अभी तक कार्तिक भी अपने कमरे में आ गया था और अपने कमरे का दरवाजा उसने बंद कर लिया था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्रिया को ट्रीट करे। जिस लड़की के लिए वो पिछले 5 सालों से दर दर भटक रहा था, वो आज उसके सामने थी। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, क्रिया को गहरी नींद में सोते हुए देख रहा था। अभी तक रात के 2 बज चुके थे और कार्तिक को पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। कार्तिक खुद से ही बातें करते हुए क्रिया को देखते हुए बोल रहा था, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आई क्या? तुम मुझे कैसे तड़पता हुआ छोड़कर जा सकते हो? 5 साल में तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई? अपनी बात कहते कहते कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए थे।
कार्तिक अब 30 साल का हो गया था और पहले की तरह उसमें अब वो बचपना था नहीं। कार्तिक क्रिया में अपनी कियारा को देख रहा था और उसके अलावा उसने पिछले 5 सालों में किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। इसीलिए अगली सुबह कार्तिक के कमरे में क्रिया को जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसे सिर्फ इतना याद था कि कल वो किसी गाड़ी को हाईजैक कर रही थी और तभी अचानक से बेहोश हो गई। पर उसके बाद वो यहाँ कैसे आई और ये किसका कमरा है, क्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्रिया ने एक नजर खुद पर डाली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इस वक्त उसने किसी लड़के की शर्ट पहनी हुई थी। क्रिया को अच्छे से याद था कि कल रात उसने जीन्स पर कुर्ती डाली थी और अब वो किसी लड़के की शर्ट में थी। ये सोचकर ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि कहीं उसने फिर से 5 साल वाली पुरानी गलती तो नहीं कर दी। खुद को इस हालत में देखकर क्रिया सदमे में थी। उसे डर लग रहा था, पता नहीं इस वक्त वो किस अनजान इंसान के घर पर थी। उसे इस वक्त अपनी बेटी कुहू की याद आ रही थी। क्रिया ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं कुहू जागेगी तो किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर मैं उसे वहां नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। इतना कहकर क्रिया बेड से उठने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां से एक हैंडसम यंग लड़का व्हील चेयर पर बैठे हुए अंदर की तरफ आ रहा था। अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर एक बार के लिए क्रिया सब कुछ भूल गई। क्रिया को खुद को इस तरह घूर कर देखते हुए देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने क्रिया से सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, पहचाना नहीं मुझे? कार्तिक का यह सवाल सुनकर क्रिया ने हैरानी से नाम अपने से हिलाते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या करेगा अब कार्तिक? क्या वो क्रिया को बताएगा कि उसकी असली पहचान क्या है? क्रिया की धुंधली यादों में धीरे धीरे कुछ हलचल होने लगी। उसे याद आने लगा 5 साल पहले एक होटल में लड़के को मिलना और उसके पर्स से पैसे लेना। क्रिया ने मन ही मन खुद से कहा, ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस रात दुनिया के सबसे हैंडसम और अमीर आदमी के साथ रात गुजारी थी। और डिंपल्स, ऑफ कोर्स इसके डिंपल्स भी तो बिल्कुल कुहू की तरह हैं। क्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि जीन्स में इतनी ताकत होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डिंपल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। शायद इसी वजह से उसकी कुहू इतनी ज्यादा क्यूट है। क्रिया खुद को रोक नहीं पाई और उसने थोड़ी तेज आवाज में हैरान होते हुए कहा, वो तुम थे? इस वक्त क्रिया काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ में पड़ी हुई चम्मच वहीं टेबल पर छूट गई और उसे ऐसी फीलिंग होने लगी जैसे किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी। क्रिया जब नींद से जागी थी तो कार्तिक ने उसे देखते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि क्या वो जानती है कि कार्तिक कौन है, पर क्रिया ने कंफ्यूज होते हुए मना कर दिया। अब उसे इस सवाल का मतलब साफ समझ आ रहा था। कार्तिक ने जैसे ही देखा कि क्रिया को 5 साल पहले वाली बात याद आ गई है तो उसने खुश होते हुए क्रिया से कहा, ओके, फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया। क्रिया को अब लगने लगा कि शायद कार्तिक उस रात उसके पैसे लेकर भागने वाली बात पर कार्तिक के साथ फ्रॉड करने के लिए उस पर कोई केस ना कर दे। भले ही उस रात मिस्टर बंसल से तो वो बच गई थी, पर किसी के साथ तो उसने रात गुजारी थी। क्या वो आदमी सामने खड़ा 30 साल का ये हैंडसम लड़का कार्तिक मित्तल था? क्रिया ने अपने मन में सोचा कि कहीं कार्तिक उससे 5 साल पहले के पैसे ना मांग ले। इसीलिए उसने खुद को सही साबित करते हुए कहा, देखो उस वक्त मुझे जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाले थे। हाँ, सारे पैसे नहीं निकाले थे, 500 रुपए छोड़े थे मैंने, मुझे अच्छे से याद है। जैसे ही कार्तिक ने क्रिया की बात सुनी तो हंसते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आपने 500 रुपए छोड़ दिए। अगर अब वो 500 रुपए नहीं छोड़ती तो मैं जिंदगी कैसे गुजारता? कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, उस रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और इसीलिए मुझे हर हाल में वहां से जाना था। जल्दबाजी में मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। क्रिया को उदास देखकर कार्तिक ने उसे हंसाने के लिए क्रिया को छेड़ते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ अनजाने में हुआ था या फिर तुम्हें पहले से पता था कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं और इसीलिए तुमने जानबूझकर उस रात मुझे फंसाया था? कार्तिक की बात सुनकर क्रिया एकदम हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि कार्तिक उस पर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा। क्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सफाई देते हुए कहा, उस रात में बेहोश थी, आई स्वेयर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कौन हो। मैं कभी तुम्हारी पोजीशन का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वो तो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, पर अगर देखा जाए तो इन सबसे जिससे फायदा हुआ है वो तुम हो। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई ना। क्रिया को अभी भी यही लग रहा था कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, पर इसका कार्तिक की जिंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। क्रिया रोते रोते अब सुबकने लगी। उसने सुबकते हुए एक हाथ से अपने आंसू पोंछे और फिर आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अगर मुझे तुम्हारी अमीरी का या पोजीशन का फायदा उठाना होता तो मैं कब का उठा चुकी होती। इस तरह गुमनाम जिंदगी नहीं जी रही होती। अभी तक सब लोग आपको जानते हैं पर मुझे कोई नहीं जानता है। अपनी बात कहकर क्रिया मन ही मन कार्तिक पर शक करने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि अगर कार्तिक जानबूझकर उससे इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है ताकि अपना पुराना हिसाब बराबर कर सके। क्रिया को इस तरह रोते हुए देखकर कार्तिक को हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त क्रिया किसी बच्चे की तरह अपने आंसू पहुंच रही थी। कार्तिक ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और क्रिया से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उससे सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई? मिस क्रिया गिल, शायद आपको पता नहीं है पर आज मैं जो व्हील चेयर पर बैठा हूँ वो आपकी मेहरबानी है। आपकी वजह से ही मैं इस व्हील चेयर पर आ गया हूँ। आपकी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही क्रिया ने ये बात सुनी तो वो एकदम हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर उसकी वजह से कार्तिक का एक्सीडेंट कैसे हो सकता था, और भला कार्तिक के एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना? वो तो 5 साल पहले ही लंदन चली गई थी। क्रिया ने हैरान होते हुए कार्तिक से कहा, मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तुम बिना वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्रिया को अनजान बनते हुए देखकर कार्तिक ने अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा, उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागी थी। अगर तुम उस दिन भागी नहीं होती, बैठकर मुझसे बात करती, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाता और ना ही मेरा इतना बड़ा कार एक्सीडेंट होता। तो बताओ अब मुझे किसकी फॉल्ट थी? कार्तिक की बात सुनकर क्रिया के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा।
सच कह रहा था कार्तिक, क्रिया अपनी जिम्मेदारी से भागी थी। उसने एक बार भी कार्तिक का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश नहीं की। क्रिया को विश्वास हो गया था कि उसकी वजह से ही आज कार्तिक की ये हालत है। अगर वो बिना बताए वहां से भागी नहीं होती, कार्तिक उसे ढूंढने कभी नहीं आता और ना ही कार्तिक के साथ ये सब होता। क्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी को ना चाहते हुए भी इस मोड़ पर ला दिया था। क्रिया को लग रहा था कि कार्तिक उसे ये सब बताने के बाद इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। कार्तिक अभी तक अपनी बातें हंसकर कह रहा था, पर अचानक ही पूरे हॉल में शांति छा गई और कार्तिक एकदम से उदास होते हुए बोला, तुम जानती नहीं हो एक्सीडेंट के बाद 1 साल तक मैं कितने दर्द में रहा हूं। कार्तिक को आज भी याद है, 5 साल पहले तक वो एक कॉन्फिडेंट और दुनिया को जीत लेने का हौसला रखने वाला लड़का था, जिसने 25 की उम्र में बायोनिक ह्यूमन रोबोट बनाकर दुनिया को दिखा दिया था कि वो कौन है और मित्तल परिवार से बोर्ड ऑफ काउंसिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पर अब कार्तिक का कॉन्फिडेंस रेत की तरह हवा हो गया था और बची थी तो जिंदगी भर के लिए ये व्हील चेयर। कार्तिक ने उदास होते हुए कहा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कितने बड़े बैकग्राउंड से हूँ। अपनी इस विरासत को संभालने के लिए मुझे एक वारिस चाहिए, पर मैं अकेला यहाँ हर दिन मर मर कर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया को बुरा लगने लगा। उसे भी लग रहा था कि कुछ लोगों की जिंदगी में दुख कभी खत्म नहीं होते। उसने दुखी होते हुए कार्तिक से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कार्तिक को इतना दुखी देखकर एक बार के लिए तो क्रिया का मन कर रहा था कि वो कार्तिक को कुहू के बारे में बता दे, उसे बता दे कि उसकी एक क्यूट सी और प्यारी सी बेटी भी है। पर क्रिया को डर लग रहा था कि कहीं कार्तिक अपने परिवार को बढ़ाने के लिए या वारिस की चाहत में कुहू को उससे अलग ना कर दे। अगर कुहू क्रिया से अलग हुई तो क्रिया जीते जी मर जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ही कुहू थी। क्रिया ने तुरंत बात को संभालने के लिए कहा, उस रात सारी गलती मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी। क्रिया को अभी भी इल्जाम लगाते देखकर कार्तिक ने अपनी आईब्रो को उचकाते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी गलती थी जो मैं जाकर अपना एक्सीडेंट करवा कर आ गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। क्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कार्तिक से माफी मांग ली। सॉरी, तुम सही कह रहे हो, गलती मेरी है, पर तुम मुझे बताओ, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे भर दूंगी। तुम कीमत बोलो। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने हिसाब लगाते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस 1 अरब रुपए। हर साल मेरी इनकम की जो ग्रोथ है उस हिसाब से कम 1 अरब रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे। जैसे ही क्रिया ने कार्तिक की बात सुनी तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और उसने लगभग आधा मुंह खोलते हुए कहा, 1 अरब रुपए? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें 1 अरब तो क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकती हूँ। इतना कहकर क्रिया मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, वाह क्रिया, क्या किस्मत पाई है तूने। जरूर पिछले जन्म में तूने बहुत पाप किए होंगे, इस जन्म में जिंदगी तुझसे इस तरह से बदले ले रही है। मुंबई आए 2 दिन भी नहीं हुए और सीधे 1 अरब रुपए का कर्ज चढ़ गया। क्रिया इस वक्त इतना परेशान थी कि उसने कार्तिक की तरफ इमोशनल होकर देखते हुए कहा, देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो मेरी जिंदगी रख लो। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी को रखकर मैं क्या करूंगा। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया भी समझ गई कि वो इतनी यूजलेस है कि कोई उसे रखकर करेगा भी क्या। कार्तिक तो मन ही मन क्रिया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था, पर इतनी आसानी से अपनी बात थोड़ी ना बोल सकता था। इसीलिए उसने अपनी आंखें छोटी करके अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर क्रिया से कहा, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो। इतना कहकर कार्तिक चुप हो गया। पैसे ना देने के बदले कुछ भी करना क्यों ना पड़े, क्रिया सब कुछ करने को तैयार थी। इसीलिए उसने तुरंत कार्तिक से कहा, हाँ बताओ, पैसे ना देने पड़े तो मैं क्या कर सकती हूँ। कार्तिक ने अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, पैसों के बदले तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, मेरे घर में आकर रहो और हमेशा मेरा ख्याल रखो। जैसे ही क्रिया ने ये बात सुनी तो वो एकदम सोच में पड़ गई। उसके लिए पर्सनल असिस्टेंट बनने में कोई बड़ी दिक्कत थी नहीं। आफ्टर ऑल उसने कितने टाइम तक लंदन में वेलफेयर इंस्टीट्यूट में अपाहिजों के लिए काम किया था, पर दिक्कत अपने काम को लेकर थी। क्रिया इतने बड़े आदमी के घर में आकर कैसे रह सकती थी, वो भी तब जब वो फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हो। अगर बाहर लोगों को पता चलेगा तो लोग उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे और गॉसिप होगी सो अलग। यही सब सोचकर क्रिया ने कार्तिक से कहा, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक सिंगल लड़की हूँ, ऐसे ही तुम्हारे घर में आकर नहीं रह सकती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, अगर बाहर ये बात पता चली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और मुझे फिलहाल किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। और फिर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तुम्हारी फेम और पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाएं। क्रिया अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थी। वो किसी भी हाल में अपना करियर खराब नहीं होने दे सकती थी। उसे हर हाल में अपनी माँ का सपना पूरा करना था। क्रिया की बातें सुनकर कार्तिक भी सोच में पड़ गया, पर फिर उसने क्रिया के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे सुनकर क्रिया एकदम हैरान रह गई। क्या क्रिया एक्सेप्ट करेगी कार्तिक के इस ऑफर को?